यूपीएसआई 2025 एग्जाम आंसर की का इंतजार तो आप सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए रियल आंसर की लॉन्च कर देते हैं। तो ये आपके रियल आंसर की आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा हुई, 4 शिफ्टों में संपन्न हुई, 14 मार्च और 15 मार्च को। जीएस के 40 क्वेश्चन आए, यानी 160 क्वेश्चन। वो 160 क्वेश्चन का यहाँ तूफानी सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। लगभग 1.5 घंटे के अंतर्गत पूरी वीडियो पूरी हो जाएगी। 1.5 से 2 घंटा लगेगा। 2x पे देखना, 45 मिनट में निपटा दीजिए। सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन के साथ कुछ एडिशनल फैक्टर बताऊंगा जो आगे आने वाले एग्जाम में जरूरी हो सकते हैं। स्वाद आएगा पूरा। ठीक है, चलो। और जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो सिर्फ वीडियो ना होकर अमृत है। स्टार्ट करते हैं पहला ही पोर्शन। पहला सवाल आपके सामने आता है कि सर बीएनएस के अंतर्गत 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है। मैंने क्लास में पढ़ाने के दौरान बताया था कि गवाहों की सुरक्षा, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि गवाहों की सुरक्षा बनी रहे। ये राज्य की जिम्मेवारी है, राज्य की जिम्मेदारी है कि गवाहों की सुरक्षा बनी रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट था और इसी के माध्यम से बीएनएसएस के सेक्शन 398 में इसका ब्यौरा दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के 398 में इसका ब्यौरा दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि सर इसको आप याद रखना कि यह रिप्लेस करी जाती है, जी हाँ। अब एक और इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखने वाली होगी, वो क्या होगी समझिएगा। देखो, अगर मैं आपको यह समझाना चाहूं कि जो बीएनएसएस है, यह आपको 2023 वाले बीएनएसएस है, लागू होता है 1 जुलाई 2024 से। इसने किसको रिप्लेस किया है? इसने सीआरपीसी को रिप्लेस किया जो 1973 में था। ठीक है, इसके अंदर 39 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं और 531 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं जिनको क्लॉज कहा जाता है। तो इसके अंदर क्लॉज है, 531 क्लॉजेस हैं जिसमें 398 आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं सर जी, भारत की पहली विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 में आती है सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के लिए यह भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत जो मामला आता है वो 2018 में आया था पहली बार गवाहों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 2018 में गवाह की सुरक्षा के लिए मंजूरी देती है कि राज्य इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए कुछ कार्य करें, कुछ चीजों को बढ़ाएं। याद रखिएगा। और 398 में इस चीज को शामिल किया गया है। ये कुछ इंपोर्टेंट सेक्शंस में आता है जिसके बारे में आप सीधे तौर पर याद रखेंगे। आगे चल के ये सवाल भी बन सकते हैं कि गवाहों की सुरक्षा के लिए जो अधिनियम है वो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कब दिए? 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आदेश दिए थे। इसको शुरू कब किया गया? बीएनएसएस को 1 जुलाई 2024 से इसको शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद को कितने समय में अनुमोदित करना होता है? देखो, इस सवाल को मैंने पढ़ाते हुए बताया था आपको। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे भी कराने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से देखा जाए, ये हमारी जो प्लेलिस्ट थी ना, जो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है यूपीएसआई के लिए, यूपी पुलिस के लिए, उसी प्लेलिस्ट के क्वेश्चन हैं। 90% क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट भी आपको धीरे धीरे दिखाऊंगा। यहाँ देखो, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश को, सर अध्यादेश जारी करने की तिथि से 6 सप्ताह तक ऐसा होता है? नहीं सर। सर संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह, ये करेक्ट है। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123 में है राष्ट्रपति का। गवर्नर की बात करता हूं तो गवर्नर का 213 में है। इसका जो विवरण है वो कहां से उठाया जाता है? तो इसका विवरण 1935 एक्ट से उठाया जाता है। कमाल की बात यह है कि इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन जो हो सकती है, मैक्स यानी अधिकतम अवधि इसकी कितनी हो सकती है? अधिकतम अवधि, सर अधिकतम अवधि इसकी हो सकती है सर 6 माह प्लस 6 सप्ताह। 6 माह प्लस 6 सप्ताह इसकी अधिकतम अवधि हो सकती है। 6 मंथ प्लस 6 वीक, 6 मंथ एंड 6 वीक आपकी हो सकती है, मंथ प्लस वीक, इतनी हो सकती है। तो ये तो अंतराल हो सकता है क्योंकि संसद के 2 सदनों के अंदर अधिकतम अंतराल 6 माह का हो सकता है, आर्टिकल 85 में लिखा है। लेकिन ये 6 सप्ताह जो होता है कि संसद जैसे ही शुरू होता है, स्वतः बैठक शुरू होती है, तो उसके अंतर्गत ये 6 सप्ताह में या तो पारित हो जाए तो कानून बन जाएगा, पारित नहीं होता तो ये समाप्त हो जाएगा। यही बात इसके अंतर्गत कही गई है। सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़िए। भारत की संसद द्वारा पारित 2013 में एक अधिनियम आता है। पूछा गया है कि यह अधिनियम किस प्रकार से काम करता है और यह क्या करता है? व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्स्थापना के लिए प्रक्रिया और नियम निर्धारण करता है। तो सर बेसिकली ये भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास, पुनर्स्थापना, उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम है, डी। ये सवाल मैंने कहा पढ़ा है? मूल विधि की मैराथन ली थी मैंने, एक लगभग 7 घंटे की क्लास थी, उसके अंतर्गत शायद
5वें घंटे के आसपास में मैंने पूरा एक्ट पढ़ाया था, तो वहीं इसके बारे में चर्चा करी थी। इसमें ये कहा था कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों को 4 गुना और शहरी क्षेत्रों को 2 गुना बाजार मूल्य का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें आप याद रखना, इसने किसको रिप्लेस किया था? सर, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 था, जो लैंड एक्विजिशन एक्ट जो था 1894, उसको प्रतिस्थापित इसके द्वारा किया गया जब ये 2013 में आया। मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्रों को मुआवजा कितना था? सर, ग्रामीण को मुआवजा मिलता है 4 गुना, और अगर हम बात करते हैं ये शहरी को मुआवजा मिलता है 2 गुना। शहरी को 2 गुना मुआवजा मिलता है। मतलब अगर आपकी जमीन 1 लाख की है तो सरकार अगर उसको अपने हक में मिलाएगी तो वह आपको 1 लाख की जगह 4 लाख देगी। मतलब 4 गुना प्राइसिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, इसका काम क्या था? सर, इसका काम ये था कि जितना हो सके सरकार डेवलपमेंट कर सके और लोगों को उसकी वजह से कोई समस्या भी ना आए। ठीक है, लेकिन इसके लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी होता है। इसके प्रभाव का आकलन सोशल इंपैक्ट असेसमेंट SIA किया जाता है, जो इसी अधिनियम में उल्लेखित है। तो SIA जरूरी होता है इसके लिए। ठीक बात। अगला सवाल, भारत में कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है? सिंपल है सर, जिंक है। कॉपर सल्फेट से रिएक्शन करती है, बहुत हाईली करती है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करती है तगड़े लेवल पर। और यहाँ जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की जब ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर हट जाता है। यानी फॉर्मूला बनता है इसका, सर कॉपर सल्फेट है CuSO4 है, इसको जिंक के साथ रिएक्शन कराओगे तो ZnSO4 बन जाएगा और इसमें जो कॉपर है वो निकल जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, इसको बोलते हैं, या इसको विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। सर, इसके अलावा पोटाशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये अभिक्रियाशीलता ग्रुप होते हैं। जो कॉपर, जिंक हायर है इसमें, ठीक है, कॉपर से हायर है, मतलब समझना पोटाशियम सी, ठीक है, जो आपको देखने को मिलता है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद आपको देखने को मिलता है अल्मुनियम, जिंक, अल्मुनियम, जिंक, पैरस, कॉपर। तो जो इससे आगे होंगे वो इस प्रकार की अभिक्रिया करेंगे। मैग्नीशियम भी करेगा जो इससे आगे होंगे। अब जिंक की रिएक्शन अगर हम MgSO4 में कराएंगे तो वो उसको रिप्लेस करेंगे। तो इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। अब इस सिद्धांत को गैल्वेनाइजेशन इसी पर बेस करता है। जिंक की परत लोहे पे चढ़ जाती है, जिंक की परत लोहे पर चढ़ जाती है, उसको बोलते हैं, जो आपकी अभिक्रिया वो इसी बेसिस पर काम करती है, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देख रहे हो, साइंस का लेवल भी देख रहे हो भाई ना, है मजेदार। आगे हम बात करते हैं 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति शासन को आरंभ करने की कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? ये भी सेम क्वेश्चन, बहुत आसान है, करना बार है। सर, एक बार में 6 माह लगता है। और अनुमोदन का समय कितना मिलता है? एक्सेप्टेंस कितने दिनों में मिलनी चाहिए? अनुमोदन या एक्सेप्टेंस कितने समय में मिलनी चाहिए? सर, एक्सेप्टेंस की अगर मैं बात करता हूं तो एक्सेप्टेंस 2 माह के अंदर मिल जानी चाहिए। मैक्स ड्यूरेशन इसकी 3 वर्ष हो सकती है। मैक्स ड्यूरेशन कितनी है? मैक्स ड्यूरेशन इसमें 3 इयर्स की जाती है, कि 3 साल इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन है, उसके बारे में याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा, इससे रिलेटेड एक केस भी होता है, SR बोम्मई का केस है। SR बोम्मई का केस आपको देखने को मिल जाएगा। SR बोम्मई का केस यह आपका 1994 का, जिसमें कहा गया था राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ठीक बात। आगे, सबसे पहली बार राष्ट्रपति आपातकाल कब लगता है? सर, राष्ट्रपति आपातकाल सबसे पहले पंजाब में लगता है। अधिकतम पंजाब, यूपी और मणिपुर में लगा है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं लगा। ठीक है, याद रखिए। जब राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत सरकारें जो होती है वो रद्द हो जाती है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में, कौन सा अपराध जिसमें दोषी मन मेंस रिया का प्रमाण आवश्यक नहीं है? सर, कठोर दायित्व के अपराध, जो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं, उसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं होती। जरूरी नहीं है कि अपराध करने का आपका इरादा रहा हो, बट हो गया तो हो गया, इसमें होता। दोषी मन की जरूरत जरूरी नहीं होती। ठीक है, चलिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं, जैसे आपकी हत्या है ना, आपका हत्या के साथ साथ चोरी है, इसमें मेंस रिया की जरूरत होती है। ठीक है, चलो। अगर हम बात करते हैं जैसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाले अपराध कौन से होते हैं, जैसे खाने में मिलावट करना, पर्यावरण प्रदूषण करना, ये कोई भी कर देगा। इसमें जरूरी नहीं है कि आपकी मेंटेलिटी ऐसी रही हो कि आपको अपराध करना है, नहीं। अगर हम बात करते हैं, इसमें एक्टस रिया ही पर्याप्त होता है। इसमें एक्टस रिया ही इसमें पर्याप्त होता है। एक्टस रिया ही इसमें पर्याप्त होता है। ठीक है, याद रखना, केवल कार्य करना ही पर्याप्त है, इसमें इरादे की जरूरत नहीं होती। आपने कोई कार्य किया वही पर्याप्त है। अब यहां समझना,
हमला, आपका मन दोषी होना चाहिए, मर्डर, चोरी, मन दोषी होना चाहिए। लेकिन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस है, जैसे प्रदूषण है, आपने यार कोई कार्य किया और वो बाद में पता लगी वो प्रदूषण हो गया, आपने कुछ अपने दूध में मिला दिया, बाद में पता लगी वो फूड अडल्ट्रेशन हो गया, तो वो आपको देखने को मिलता। उसके लिए एक्टस रिया, मतलब किसी चीज का होना ही पर्याप्त है। सातवां सवाल, 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नेता नीति के कारण भारतीय राज्यों का विलय हुआ था? बात करते हैं, ये कौन सा है सर? डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स आपका 1848 से 56 के बीच में लाया जाता है, और ये कौन लेकर आया था? डलहौजी लेकर आया था, डलहौजी लेकर आया है। और अगर हम बात करें, सतारा जो था वो पहला राज्य था जो इसके माध्यम से हड़पा गया। सतारा पहला राज्य है जो इसके माध्यम से हड़पा जाता है, इसको आप याद रख लीजिएगा। सब्सिडरी अलायंस है, ये भी सर 1798 में आता है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ वॉर्शॉय, वॉर्शॉय की संधि 1919 में होती है, ये विश्व युद्ध को रोकती है। ये सहायक संधि जरूरी है, सहायक संधि से भी कई राज्यों को हड़पा गया था, सहायक संधि से भी कई राज्यों को हड़पा गया था। बात करते हैं विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण कई राज्यों का विलय हुआ। अगर सच बताऊं, एग्जामिनेशन देने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आप इस वाले क्वेश्चन को लेके आप डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें दोनों आंसरों को सही माना जाना चाहिए, आप इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। आप याद रखना, क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स के माध्यम से जैसे सतारा था सबसे पहले, इसको हड़पा गया। अब सब्सिडरी अलायंस भी तो है, इसके माध्यम से भी तो हैदराबाद को पहले हड़पा गया, तो 1798 में हैदराबाद को हड़पा गया, सहायक संधि वैली दिल्ली लेकर आया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये भी सही है। बट हाँ, अगर सरकार एक्सप्लेनेशन पे आ गई और उन्होंने गलती से मुझे बुलाया एक्सप्लेनेशन के लिए, तो मैं बता दूंगा कि सब्सिडरी अलायंसेस से राज्यों पर केवल अधिकार मिलता है, राज्य ब्रिटिश शासन का हिस्सा नहीं बनते। ब्रिटिश शासन का हिस्सा वो 1848 के बाद ही बनते हैं, इंपोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं आठवां, कौन सा भारतीय पर्यावरण कानून खतरनाक अपशिष्टों की हैंडलिंग को नियंत्रण करता है? हैंडलिंग के बारे में कहां पर चर्चा की गई है, इसके बारे में बताएं, क्या इसके अंतर्गत होगा? सर, खतरनाक अवशिष्ट पदार्थ हैं, हैंडलिंग और सीमापान अवजाही नियम 2008 है। अब समझना, पर्यावरण कानून खत्म, पर्यावरण कानून क्या मैनेजमेंट हैंडलिंग एंड ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट रूल्स, क्या ये कानून हैंडलिंग को दर्शाता है? ये गलत है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने आपको उसको सही दर्शा दिया हो, बट ये गलत है, यह सही नहीं हो सकता, ठीक है, याद रखना, यह सही नहीं हो सकता, यह गलत है। बेटा, हैंडलिंग को दर्शाया जाता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में, हैंडलिंग को तगड़े लेवल पे दर्शाया गया है, और धारा 2 के अंदर ही, धारा 2 में परिभाषाएं हैं, धारा 2 है इसमें ही इसकी परिभाषाएं हैं, और इन्हीं परिभाषाओं के अंतर्गत, इन्हीं परिभाषाओं में हैंडलिंग मतलब हथलाना, इसको दर्शाया गया है। हैंडलिंग अर्थात हथलाना को दर्शाया गया है, हथलाना इसी के अंदर दर्शाया गया है, हथलाना इसको दर्शाया जाता है। तो आप याद रखना, करेक्ट आंसर 1986 होगा, इसमें पहला करेक्ट नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। भारत के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो इन कानूनों को देखता है, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसी बारे में चर्चा करता है, हैंडलिंग की व्याख्या करता है। किसी ने अगर ए बता दिया है, देखो चैट जीपीटी वगैरह इसमें ए बताएगा, बट इसका आंसर डी ही होगा। आगे बढ़िए, नवा सवाल, रेशम के जो उत्पादन होते हैं इससे रिलेटेड, इसको सेरीकल्चर कहा जाता है। पोल्ट्री मुर्गी फार्म को बोलते हैं, पिगरी सुअर फार्म को बोलते हैं एपीकल्चर। आपको जो देखने को मिलता है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। कर्नाटक भारत के अंदर अच्छा खासा रेशम उगाता है। रेशम मार्ग भारत और चीन के मध्य है, कुषाण वंश ने उस पर कब्जा भी किया। किस देश में लंबे सफेद बादलों की भूमि के नाम से जाना जाता है? विच इज नोन एज द लैंड ऑफ द लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। जो लॉन्ग व्हाइट क्लाउड भूमि है वो कौन सी है सर? जो लैंड ऑफ किवीज इसको कहा जाता है, लैंड ऑफ किवी, यही आपकी है लैंड ऑफ किवी, करेक्ट आंसर यही है। ऑस्ट्रेलिया लैंड ऑफ, आपको देखने को मिलता है कैंगरूज, लैंड ऑफ कंगारू इसको कहा जाता है, या इसको लैंड डाउन अंडर भी इसको कहा जाता है, लैंड डाउन अंडर इसको कहा जाता है। ओके, और महिला को वोट देने का अधिकार 1893 में न्यूजीलैंड ने ही सबसे पहले दिया था, ये भी कमाल की बात है, ठीक है, याद रखना। यहाँ अगर हम बात करते हैं, कॉमनवेल्थ का एक सदस्य है, यहाँ न्यूजीलैंड का डॉलर चलता है, और ये प्रशांत महासागर में स्थित है, इसमें भी याद रखना। लॉन्ग व्हाइट क्लाउड। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है, जैसे मैंने बताया, इसको कहा जाता है सर लैंड डाउन अंडर, इसको कहा जाता है लैंड डाउन अंडर कहा जाता है। इस तरीके के सवाल बनते हैं, काफी बनता है। आगे 11वें नंबर का प्रश्न है, वनस्पति संरक्षण अधिनियम 1972 का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसका काम क्या था? वन्य जीव उत्पादनों को, निर्यात को बढ़ाना नहीं सर, मनोरंजन के लिए नहीं,
वन्यजीव सफारी के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा नहीं, वन्यजीव और इसके व्युत्पन्न उत्पादकों के शिकार, तस्करी, अवैध व्यापार को रोकना इसका काम था। इसमें 6 शेड्यूल भी थी, 6 शेड्यूल भी थी। प्रोजेक्ट टाइगर इसी के बेस पे काम करता है, लेकिन अभी वर्तमान में शेड्यूल पहले 6 थी, अब 4 कर दी गई है। 6 अनुसूची आपकी पहले थी, अब उनको घटा के कितना कर दिया गया 2022 में, 2022 में घटा के इनको 4, 2021 के अकॉर्डिंग इसको कर दिया गया, 4 शेड्यूल हो गई है। ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर, इसी के बेसिस पर आता है। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू किया गया था सर? डिजिटल इंडिया स्टार्ट किया जाता है 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, याद रखना 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल भारत मिशन को शुरू किया था। उद्देश्य क्या था? भारत के अंतर्गत डिजिटलाइजेशन को बढ़ाना। ठीक है, यूपीआई वगैरह इसी की देन है। डिजिटल इंडिया अब तक का सबसे प्राइम प्रोजेक्ट है, ठीक है, सरकार का। भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को स्थायी समिति के रूप में जाना जाता है? कौन सी ऐसी समिति है जिसको परमानेंट समिति बोलते हैं? ठीक है, बताएंगे। सब परमानेंट समिति होती है पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी परमानेंट आपकी होती है। इसके अंतर्गत 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्यों में से 15 लोकसभा के होते हैं और 7 होते हैं राज्यसभा के। 15 एलएस, 7 आरएस, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना। इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल का नेता होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता हमेशा ही होता है। ठीक है, याद रखना। स्टैंडिंग कमेटी आपकी कहलाती है, ये आपकी स्टैंडिंग कमेटी है। ठीक है, याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलो अगर हम बात करते हैं, जैसे यह आपकी जो है आपकी एडहॉक कमेटी है, ये व्यय वगैरह के ऊपर जांच करती है, बट इसमें इसके बारे में याद रखना, सबसे बड़ी समिति तो ये नहीं होती इसमें, क्योंकि लोक लेखा समिति जो होती है वो सबसे बड़ी समिति होती है, उसमें 30 सदस्य होते हैं, इसमें केवल 22 सदस्य ही होते हैं। ठीक है, याद रखना। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। 14वां सवाल, प्रतिरक्षा प्रणाली के विनियमन करने में उनकी भूमिका को फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2025 में नोबेल का पुरस्कार किसे मिला? 2025 में जो नोबेल का पुरस्कार है वो किसके लिए मिलता है? रेगुलेटरी टी सेल्स, ट्रैग सेल्स की बात की जा रही है। रेगुलेटरी ट्रैग सेल्स की बात की जा रही है। ट्रैग सेल्स, ट्रैग सेल्स के लिए ही आपका यह नोबेल मिलता है। इसके अंतर्गत याद रखना है कि सर ट्रैग सेल्स आपके थाइमस ग्रंथि में पाई जाते हैं, थाइमस में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखना। और ट्रैग सेल्स के लिए आपका मिलता है 2025 का यह अवार्ड। अच्छा, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं और, तो ये ना मैं करंट अफेयर जब पढ़ा रहा होता हूँ तो उस चीज में मैंने इसको बहुत तगड़े लेवल पे कराया हुआ है। अगर आप करंट अफेयर में जाके देखेंगे तो ये चीज मैंने यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की अलग से क्रिएट की हुई है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ही अगर मैं बताऊं, ये यूपीएसआई की वो प्लेलिस्ट है जिसमें खतरनाक तरीके की चीजें मिली थी पूरी ये। और ये मत सोचना ये सिर्फ यूपीएसआई के लिए है, आगे यूपी पुलिस, लेखपाल, इन सब के लिए है। साथ ही साथ जो हमारा आज रात 9 बजे से आपका स्टार्ट है, ये पूरा बैच अब मैं यूट्यूब पे कराने वाला हूं, जिसमें त्रिशूल बैच है एक तरीके से, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों मामले हैं। ठीक है, तो आज रात से ये होने वाला है, इसके लिए भी याद रखिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रैग सेल्स के बारे में मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न ये रहा सर, मध्य मंडल को समताप मंडल से अलग करने वाले संक्रमण सीमा को क्या कहते हैं? इसके बीच का जो जोन होता है इसको क्या बोलते हैं? सर इसको स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। स्ट्रेटोपोज इसको बोला जाता है। पॉज जो टर्म है ये बेसिकली जैसे हम यहाँ हैं पृथ्वी पे, ये ट्रोपोस्फेयर, राइट, ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपोस्फेयर आपका हो गया, देन मेसोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे आपको देखने को मिलता है। अब ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो और थर्मो हो जाएगा। स्ट्रेटोपोज जो होता है वो बाउंड्री होती है शुरुआत में समताप और मध्य मंडल के बीच में। समताप और मध्य मंडल के बीच में आपका स्ट्रेटोपोज आपका होता है। अगर ट्रोपोपोज की बात करते हैं सर, यह आपके स्ट्रेटो एंड ट्रोपो के बीच में होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर है और स्ट्रेटोस्फेयर है। इससे जस्ट ऊपर अगर हम बात करते हैं, ट्रोपोपोज की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर इसके बीच में है। स्ट्रेटोस्फेयर, तो इसके बीच में आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक बात है, स्ट्रेटो और स्ट्रेटो इसके जस्ट ऊपर होता है ना, इस वजह से। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है। ओजोन कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में ही ओजोन पाई जाती है। इसी में मेरे लाल, इसी में ओजोन भी पाई जाती है। इसी के बीच में आपका जो एरिया देखने को मिल जाता है वो ट्रोपोपॉज होता है। इन दोनों के बीच में ही ट्रोपोपॉज होता है, इसमें स्ट्रेटोपॉज याद रखना। अगला सवाल, भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति को किशोर नहीं माना जा सकता अगर वह 18 वर्ष को कूद जाता है। एनसीबीसी, सर एनसीबीसी शुरुआत में नहीं आता है, ये 102वें
संशोधन में आता है 2018 में, 102वां संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से आया और आर्टिकल 338 बी के अंतर्गत चला गया। लोगों को लगता है कि नेशनल शेड्यूल कमीशन के अंतर्गत आएगा, एनसीएससी में आएगा, बट ऐसा नहीं। ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में आता है और इसका अध्यक्ष वही होता है जो एनसीओबीसी का अध्यक्ष होता है, जो आर्टिकल 340 में। इसके अंतर्गत अध्यक्षता वही करता है। जो मंडल समिति थी उसने एनसीओबीसी को बनाया। उसके बाद 102वें संविधान संशोधन 2018 के माध्यम से इसको अलग से क्रिएट किया गया। कमाल की बात तो ये है, आप इसको याद भी रखेंगे, ऐसा नहीं आप इसी को भूल जाओ, है ऐसा नहीं होता। अगला सवाल, हरित क्रांति नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 में बनता है। एनजीटी का बनना, एनजीटी के लिए कोई आर्टिकल नहीं है, इसके लिए कोई आर्टिकल नहीं है, ये 2010 में बनता है। सीधे तौर पर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में याद रखेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या कोई एक्ट आता है? जी हाँ, एनजीटी एक्ट आया था। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी यानी ये वैधानिक निकाय है मेरे लाल, वैधानिक निकाय है मेरे लाल, ये एक तरीके का। और वैधानिक निकाय काहे है वैधानिक निकाय? सर वैधानिक निकाय ये इस कारण से है, क्यों? क्योंकि इसके लिए एक्ट आता है आपका। एक्ट कौन सा? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010। एनजीटी एक्ट आता है आपका 2010 का, इसलिए जरूरी है। कमाल की बात है। प्रदूषण के संबंध में जितने भी फैसले होते हैं एनजीटी से होता है। अगर इसको बनाने की बात करें, केंद्र बनाता है आर्टिकल 247 का यूज करके। अगला प्रश्न, लोकसभा का कार्यकाल आमतौर पर 5 वर्ष का होता है। ये लल्लू सवाल है और ये लिखा हुआ क्या है, किस आर्टिकल में? सर आर्टिकल तो पूछ सकता है ना, पूछ सकता है। 83 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि सर टेन्योर कितना होता है, ठीक है। 83 आर्टिकल में लिखा होता है कि टेन्योर कितना होता है, याद रखना। राज्यसभा स्थायी होती है, उसका कोई कार्यकाल नहीं होता, बट राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष, याद रखना। जो राज्यसभा होती है वो आपकी इस तरीके से इनफाइनाइट में जाएगी, पर इसके जो सदस्य होंगे, इसके जो सदस्य होंगे, इसका टेन्योर 6 इयर्स का होता है, क्योंकि वो 1/3 सदस्य आपके पर 2 ईयर रिटायर होते रहते हैं, पर 2 ईयर रिटायर होते रहते हैं। 20वां सवाल है, भारत में आयकर का प्राथमिक कानून कौन सा था? इनकम टैक्स के लिए पहला कानून कौन सा है? सबसे पहला कानून इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, जो आयकर के लिए आता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1962 से लागू होता है, सीबीडीटी के अंतर्गत यह काम करता है, ठीक है। इसके बारे में याद रखना। और अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स डिजाइन आपका आता रहता है, अभी रिसेंटली भी आया था, ठीक है। इसके बारे में याद रखना है। जो अब 12 वर्ष तक टैक्स रिबेट मिलता है, 12 लाख तक इनकम है, 12 लाख तक आपको टैक्स रिबेट मिलेगा, 12 लाख तक का टैक्स रिबेट आपको मिलेगा। इसके बारे में समझिएगा, टैक्स रिबेट आपका है। ये इनकम टैक्स एक्ट है 1961, सबसे पुराना है। 1 अप्रैल से आपका ये लागू होता है 1962। आगे बढ़े, आईटी एक्ट 69A किससे संबंधित है? 69A किससे रिलेट करता है? सर 69A का मतलब है जानकारी तक सार्वजनिक पहुंच के अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करता है। पावर टू इशू रिडक्शन ब्लॉकिंग पब्लिक एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कुछ ऐसी चीजें हैं जो लोगों के लिए होनी चाहिए, बट इसको कोई रोकता है तो यह इसको रोकता है तो सरकार उसके ऊपर बैन लगाती है। 69A का यूज करके ही सरकार वेबसाइटों को ब्लॉक करती है, ठीक है। वेबसाइट को ब्लॉक करना है, जैसे टिकटॉक ब्लॉक हुआ था, राइट। चाइनीज एप्लीकेशन ब्लॉक हुई थी, 200 से ज्यादा ऐप ब्लॉक हुए थे, तो वो किसके द्वारा हुए थे? सर ऐप ब्लॉकिंग वगैरह इसी के बेसिस पर होती है कि ऐप ब्लॉक करे हैं सरकार ने। जैसे टिकटॉक था कि सर टिकटॉक पे सब नाचने लगे, लेकिन वह कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो हमारी पब्लिक इंफॉर्मेशन थी, हम उनसे जब डिमांड कर रहे थे उसको देने के बारे में, तो वो डिमांड नहीं दे रहे थे, इसलिए इस चीज को रोक दिया जाता है। अगला सवाल, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A का मुख्यतः किस धारा से रद्द कर दिया? सर आर्टिकल नहीं, सेक्शन 66A है, इसको रद्द कर दिया। क्यों रद्द कर दिया गया बताइए? सर ये अस्पष्ट है, अत्यधिक व्यापक था और संवैधानिक रूप से अनुमत प्रतिबंधों से परे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करता था, बहुत वेग था, और जो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है इसको रोक रहा था। यानी यह आर्टिकल 19 का वायलेशन था, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है। आर्टिकल 19 के फर्स्ट के ए का वायलेशन है, इसका वायलेशन था, इस वजह से सरकार ने इसकी ढाकी टिकी कर दी, मतलब इसको रोक दिया, ठीक है, याद रखना, यह इसको रोक रहा था। इसके अंतर्गत अगर हम बात करते हैं, ये था क्या? सर 2 महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आया था बाल ठाकरे के निधन पर जो फेसबुक पे पोस्ट हुई थी, उससे रिलेट ये मामला करता है।
कि भाई फेसबुक पे पोस्ट होगी, उसके अंतर्गत कुछ चर्चा होगी और उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। तो ये अभिव्यक्ति की आजादी थी कि इस प्रकार से चीजों को डिलीट नहीं किया जाना चाहिए। यह जो 66A है सरकार को अनुमति देता है कि लोगों के द्वारा निजी चीजों को भी सरकार के द्वारा स्ट्राइक डाउन कराया जा सकता है। तो ग्रॉसली ऑफेंसिव मिनेंकिंग जैसे शब्द अस्पष्ट थे, उस वजह से इसको हटा दिया। आगे अगर हम बात करते हैं मास्टर कोशिकाओं से निकलने वाला कौन सा रसायन छींक और आंखों से पानी जैसे एलर्जी के लक्षण पैदा करता है, मतलब कि कौन सा ऐसा यहाँ पे ड्रग है जिसकी वजह से ये होता है। ये सवाल भी मैं करा चुका हूं। दिस इज हिस्टामाइन। ये हिस्टामाइन आपका होता है जब आपको एकदम से एनर्जी महसूस होती है, ठीक है, एनर्जी महसूस होती है तनाव की स्थिति में अत्यधिक, जब आप तनाव में होते हैं तो यह आपके क्या निकलता है, तनाव में होने पर आपका एड्रेनालाइन निकलता है, एड्रेनालाइन निकलता है, ठीक है, एप्रिनफ्रीन की वजह से। इंसुलिन पैनक्रियास से निकलता है और ये बॉडी के अंदर शुगर को मेंटेन करता है। इंसुलिन मेंटेन करता है शुगर को, मेंटेन शुगर, ये मेंटेन करता है बॉडी शुगर को, मेंटेन करता है बॉडी के अंदर शुगर यानी शर्करा को मेंटेन करता है। और जो हीमोग्लोबिन होता है ये रक्त के कलर को मेंटेन करता है। रक्त के कलर के अंदर ऑक्सीजन का जो वाहक है वो प्रोटीन होता है। आरबीसी में ऑक्सीजन का जो वेक्टर होता है वो कौन होता है, प्रोटीन वाहक होता है। 24वां सवाल है, पूछा है संविधान के संबंध में पूछ रहा है, कुछ बढ़िया लेवल का संविधान है। कौन सा भारत के संविधान के संदर्भ में विधायी शक्तियों और पृथक्करण के सिद्धांत के बीच अच्छी तरीके से वर्णन करता है। शक्तियों का पृथक्करण पूर्ण है, प्रत्येक सरकारी शाखा स्वतंत्र रूप से बिना किसी ओवरलैप के कार्य करती है। ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर ओवरलैप रहता है। एक डिपार्टमेंट तभी तक एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर सकता है, एक डिपार्टमेंट तभी तक एक डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर सकता है अगर वह केंद्र के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पूरा करता है। सरकार विधायी, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शाखाओं के बीच जांच और संतुलन की एक प्रक्रिया की अनुमति देता है। ये करेक्ट है सर। इनके बीच में ना एक प्रक्रिया बनाई हुई है सो दैट की है एक दूसरे को ओवरलैप ना करें, एक दूसरे की समन्वयता के साथ काम करें, ठीक है, याद रखना। देखो यह वैसे तो मॉन्टेस्क्यू के शक्ति निर्धारण के ऊपर काम करता है, वैसे तो है कि यह एक दूसरे में पृथक रहेंगे। जैसे आर्टिकल 50 है, वो कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक रहेगी, बट इनमें समन्वय तो हो सकता है, समन्वय होता है। भारत में सभी कानूनों को बनाने और लागू करने का अधिकार केवल कार्यपालिका के पास है। बेटा कानून को बनाने का अधिकार विधायिका के पास, लागू कार्यपालिका करती है। भारत में विधायी शक्तियां कार्यपालिका और न्यायपालिका से पूरी तरीके से स्वतंत्र, पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है। विधायी और कार्यपालिका शक्तियां काफी हद तक मिक्स देखने को मिलती है, इसी वजह से इनके बीच में एक समन्वय होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति की सेवा दे सकता है? 6 महीने तक दे सकता है। इस तरीके से आर्टिकल 62 के बी पोर्शन में लिखा हुआ है। या आर्टिकल डायरेक्टली 62 भी लिखेंगे तो उतना भी पर्याप्त है। आर्टिकल 62 में लिखा हुआ है कि अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है, 6 महीने के लिए, ठीक है। जैसे वारा वेंकट गिरी है, वो रहे थे 1969 में उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति के पद पर रहे। बाद में उन्हें राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इसलिए वो भी हट गए। फिर उनके स्थान पर हिदायतुल्लाह आए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे और राष्ट्रपति के पद पर भी बैठे, एक्टिंग के बेसिस पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालयों पर अधिकार प्रदान करता है? देखो ये भी बढ़िया है। उच्च न्यायालय जो होगा उनका एक अधिकार है, उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण पूरा है, और यह आर्टिकल 235 में बताया गया है। एक और है आर्टिकल 227 जो बताता है कि हाईकोर्ट ऑर्डर्स विल बी ठीक है, विल बी इम्पोजेबल ऑन एडिशनल कोर्ट्स। अब आप सोचेंगे सर ये क्या फर्जी बात कर रहे हो, अंग्रेजी में पढ़ाओगे आप हमें, बहुत अंग्रेजी ना आ गई है। बेटा बात को समझना, यह अधिदक्षण की शक्ति देता है। ये कहता है कि हाई कोर्ट्स की अधिदक्षण की शक्ति है, अधिदक्षण की शक्ति है। अधिदक्षण का मतलब सुप्रीमेसी है, यानी हाई कोर्ट सुप्रीम होगा, उसके नीचे के जो कोर्ट्स होंगे वो सब लोअर कोर्ट्स की भूमिका निभाएंगे। भारत में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट। आर्टिकल 221 क्या कहता है? यह वर्किंग जो प्रोसीजर्स होते हैं उसकी बात करता है, ठीक है, याद रखिएगा। आर्टिकल 222 ट्रांसफर ऑफ जज की बात करता है कि राष्ट्रपति के पास वो क्षमताएं हैं कि वो एक जज का ट्रांसफर करा सके एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। मानव मादाओं में जो निषेचन होता है, वो फर्टिलाइजेशन जो होता है मानव मादाओं में, वो कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है, वजाइना में नहीं होता। वजाइना से पेनिस एंट्रेंस होता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जो फैलोपियन ट्यूब होती है, यहीं पर आपका निषेचन देखने को मिलता है। जायगोट जो होता है, जायगोट ये यूटेरस के अंदर जाकर इंप्लांट होता है।
जायगोट यूटेरस में बनता है, यूटेरस में गर्भाशय में क्या बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट आपको यहां देखने को मिलता है। लेकिन जो निषेचन होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। 28वां सवाल, नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित या पुनः प्रेषित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? सर रिपीटर होता है, जो बेसिकली काम क्या करता है, रिपीटर का काम होता है, ये सिग्नल्स को स्ट्रेंथन करता है और रिट्रांसमिट करता है। मॉडम जो होता है, ये मॉड्यूलर डिमॉड्यूलर होता है, ये केवल नेटवर्क से कनेक्शन को बनाने की कोशिश करता है, ठीक है, याद रखना। ये ओएसआई की फिजिकल मॉडल 1 पे काम करता है, ये ओपन सिस्टम, ये ओएसआई जो मॉडल होता है उसकी लेयर 1 पे काम करता है। और लेयर 1 होती कौन सी है वैसे? सर लेयर 1 फिजिकल लेयर होती है, इसी पे काम करता है। ये एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स के बीच में मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करता है। फायरवॉल नेटवर्क की सुरक्षा करती है। और जो स्विच होता है, स्विच के बारे में याद रखना, ये जो होता है नेटवर्क में जो डेटा पैकेट होते हैं उसको सही डिवाइस तक भेजता है, स्विच का काम होता है, ठीक है, याद रखना। अलग अलग कार्य हैं इनके। नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा के बाद शुरू होता है? एक आंदोलन शुरू होता है नामधारी। ये कब शुरू होता है सर? जब 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी खालसा पंथ की स्थापना करते हैं, उसके तुरंत बाद से आपका ये नामधारी मूवमेंट आपका शुरू हो जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद शुरू होता है। अगर हम बात करते हैं यहीं पर बाबा दयाल सल के द्वारा जो निरंकारी आपका आंदोलन है, बेटा ये 1783 से 1855 के बीच में रहा है। 83 से 1855 के बीच में रहा है। इसका इससे कोई लेना देना खासा है नहीं, ठीक है। सिखिज्म, गुरु नानक देव जी ने तो सिख धर्म को शुरू ही किया, तो द फाउंडर देखने को मिलते हैं 1699 के अंतर्गत जो खालसा पंथ है, उसी के बाद से यह आपका नामधारी मूवमेंट आपका शुरू होता है, ठीक है। अब शुरू किसने करा? सिर्फ यह बाबा बालक सिंह और गुरु राम सिंह ने करा। बालक सिंह और राम सिंह के द्वारा किया गया। भाई बालक सिंह एंड राम सिंह, बालक सिंह जी एंड राम सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया। राम सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया नामधारी आंदोलन, ताकि सिख जो बहुत मॉडर्न होने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत मॉडर्न ना हो जाए, राइट। 1845 के अंतर्गत 25 के अंतर्गत ये शुरू होता है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संविधान का हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, आर्टिकल 32। प्रधानमंत्री केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा होते हैं? प्रधानमंत्री जो है वो किस चीज का हिस्सा होते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जाए। सर 1952 में जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनता है, कब बना था? 1952 में, उसी का हिस्सा है। बेसिकली योजना आयोग का हिस्सा था। अब जो योजना आयोग होता है, योजना आयोग के सारे सदस्य नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अंतर्गत हिस्सा रहते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो एनडीसी होता है उसका सबके सब ये लोग हिस्सा रहते हैं, पूरी तरीके से एक हिस्से की तरह काम करते हैं। कमाल की बात आपकी ये है। और एनडीसी जो होता है यही 5 ईयर प्लान्स को अंतिम स्वीकृति देता था। 5 ईयर प्लान्स जो होते हैं इनको फाइनल स्वीकृति इन्हीं के द्वारा दी जाती थी। जो फाइनल स्वीकृति दी जाती थी वो इन्हीं के द्वारा दी जाती थी। फाइनल एक्सेप्टेंस जो दी जाती थी वो यहां इन्हीं के द्वारा दी जाती थी। तगड़ा सा। अगला प्रश्न, उस पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है जिससे हेरोइन नामक अभियुक्त दवा निकाली जाती है? हेरोइन जो निकालती है सर, यह आपका होता है पेपरवा, जो आपका सोमनीफेरम इसको कहा जाता है। साइंटिफिक नेम है प्लांट का, जो कि ओपियोइड ड्रग बनाता है, हेरोइन बनाता है, ये नशीला पदार्थ बनाता है। इसमें इसका जो लेटेक्स होता है उससे मॉर्फिन निकलती है, जिससे हेरोइन बनती है। मॉर्फिन जो दवाई है ये भी एक ड्रग का ही काम करती है, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कैनबिस सटाइवा, इससे मैरिजुआना बनती है, मैरिजुआना बनती है, भांग जैसा होता है, ठीक है, मैरिजुआना बनती है, बट याद रखना, ठीक है, याद रखना। और एग्जाइम कोका से, एरिथ्राइरोक्सम कोका से आपका क्या बनता है? कोकेन बनती है, इससे कोकेन बनती है, राइट। और कैनबिस सटाइवा से क्या बनती है? मैरिजुआना बनता है। धतूरा सर यह एक एल्कलॉइड है, धतूरा एक एल्कलॉइड आपको देखने को मिलता है, और ये एट्रोपीन है, स्कैप्लोमाइन है, ये सब इसी से बनती है, ठीक है, याद रखना। जो एनडीपीएस एक्ट आता है आपका, नेशनल ड्रग एंड साइकोपैट्रिक सब्सटेंस एक्ट 1985, वो इन सब मामलों को देखता है। यानी आप समझना, एनडीपीएस एक्ट जो आपका आता है, एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, वो इस प्रकार के ड्रग्स के ऊपर रोक लगाता है, याद रखना, तगड़े लेवल पे याद रखना। 33वें नंबर का सवाल है, भारत में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी आपका कौन होता है? करेक्ट है सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सर्वोच्च होता है, डीजीपी।
ठीक है, डीजीपी सबसे ऊपर है, सबसे नीचे कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी, डीआईजी, आईजीपी, एडीजीपी और डीजीपी आईपीएस रैंक का अधिकारी होता है। अखिल भारतीय सेवा के चयन के लिए आयोजित सिविल परीक्षाओं में कितने चरण होते हैं? सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में 3 चरण आपके होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। अक्टूबर 2025 में एफसीएसएस किसने शुरू किया था? मतलब फॉरेन करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, ये कौन शुरू करता है? सर ये आरबीआई के गवर्नर के द्वारा शुरू किया जाता है। और फॉरेन करेंसी सेटलमेंट है, विदेशी मुद्रा का जो विनियमन किया जाता है भारत के अंतर्गत, वह आरबीआई के द्वारा ही किया जाता है और इसके लिए फीमा एक्ट भी यूज होता है। एक्ट कौन सा है सर? एक्ट है फीमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी 1999। ये पहले फेरा था, 1975 में ये फेरा था, बट 1999 में इसको फेमा कर दिया गया। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 इसी के बेसिस पर हुआ। क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है जो क्लाउड पे काम करने का मौका देती है। ठीक है, फिजिकली कोई ड्राइव नहीं चाहिए, बट गूगल ड्राइव आपको काम करती है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का मौका देती है। ध्यान रखना, किसी भी डिवाइस से कहीं पर भी डेटा एक्सेस किया जा सकता है, ये ड्राइव सिस्टम कहलाता है। यदि कार्यकाल रिक्त हो जाए तो नए राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंतर्गत होना चाहिए। एक ही शिफ्ट में ये सवाल 2 बार आए। सवाल तो देखो आप, एक ही शिफ्ट में ये सवाल 2 बार आए हैं। लीजिए अगला, कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिससे मौलिक अधिकार भी शामिल है? मतलब है कि संसद को पूरा अधिकार होगा, संसद को पूरा अधिकार होगा कि वह इस चीज को पूरी तरीके से स्थायी बनाए रखे। Which landmark case upheld the validity of the parliament's power to amend the constitution including fundamental rights? कि भाई फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी परिवर्तन किया जा सकता है, बट केवल एक स्तर तक। यह कहा जाता है, पहले मिनर्वा मिल्स का केस 1980 में है। सर ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में तुलना करता है। मेनका गांधी केस 1978 में है। यह आपके विदेश जाने के अधिकार को आर्टिकल 21 में शामिल कराता है। बट केशवानंद भारती का केस 1973 का, ये क्या करता है? यही बताता है संविधान की फंडामेंटल संरचना। फंडामेंटल संरचना की चर्चा यहीं से की जाती है और फंडामेंटल संरचना के बेसिस पर ही यहां बताया, फंडामेंटल संरचना के बेसिस पर ही बताया जाता है कि हाँ, आप संशोधन तो कर सकते हैं, परंतु एक निर्धारित सीमाओं तक। आप बहुत एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है सारा ही संशोधन कर देंगे, आप ऐसा नहीं कर सकते। गोलकनाथ का केस 1967 में, इसमें जस्टिस का ऑपोजिट मामला दिया गया था, लेकिन इसके फैसले को केशवानंद भारती के मामले में पलटा। ठीक है, याद रखना। मतलब गोलकनाथ के केस में ही कहा गया था कि आप फंडामेंटल राइट को परिवर्तित ही नहीं कर सकते, बट यहां कहा गया था कि आप फंडामेंटल राइट को परिवर्तित भी कर सकते हैं। ये चीज भी यहां पर कही गई थी, इस बारे में याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं 39 नंबर का क्वेश्चन। बताइए, 39 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा कि भारत के कानून के तहत जो आईटी एक्ट 2000 है, इसकी कौन सी धारा पहचान की चोरी? ये सवाल मैंने, पता क्या हुआ गया था कि मैंने क्वेश्चंस करा रहा था, है ना, तो 3 सेट लिए थे मैंने पेपर के बाद। मतलब जैसे पेपर है आपका परसों, तो उससे पहले मैंने सेट लिए थे, उसमें ही ये क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, तो पूछा जा रहा है बेसिकली, इसके बारे में आप याद रखेंगे, 66 का सी है, इसको मैंने बताया था सी फॉर चोरी, पहचान की चोरी आपकी ये होती है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट है। इसमें 3 लाख तक का जुर्माना, 1 लाख तक की सजा है। इसमें जुर्माना क्या है? 3 लाख का फाइन है, 3 लाख जुर्माना है, सॉरी 1 लाख जुर्माना है, 3 वर्ष तक की सजा। ये वाला कॉन्सेप्ट है, 3 वर्ष तक की सजा, 1 लाख, 3 ईयर जेल है। और आपका जुर्माना कितना है? जुर्माना, जुर्माना आपको देखने को मिल जाएगा 1 लाख तक का जुर्माना है, 1 लाख तक का जुर्माना, 40 पैसे। निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधे का उदाहरण है? C4 जो प्लांट है, इसका उदाहरण क्या होगा? तो C4 में फोटोसिंथेसिस की विशेष प्रक्रिया होती है, उन्हें गर्म और शुष्क जलवायु में अधिक कुशल बनाती है। सर जो गर्मी में भी होते हैं वो C4 के पौधे होते हैं, मक्का। इसी वजह से राजस्थान में मक्का ठीक ठाक पाली जाती है। C4 पौधों में CO2 पहले 4 कार्बनिक यौगिक में स्थिर होती है। ठीक है, इस वजह से इसको C4 बोलते हैं। मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, C4 पौधे। C3 कौन से हैं? चावल, गेहूं, सोयाबीन। ठीक है, इसमें 3 कार्बन यौगिक होते हैं। ठीक है, याद रखना, तो ये जरूरी है। मैंने आपको बता दिया, मेज है, शुगर केन है, शुगर केन भी ऐसा है,
अच्छा, राइस और व्हीट है, ये आपके क्या है, ये C3 है, ठीक है, C3 है आपके। इवन इसके अंतर्गत याद रखना कि जो बाजरा है वो भी C4, ठीक है। आलू क्या है, आलू भी C3 है ना, याद रखना। ये हुआ आपका 14 तारीख का पहला शिफ्ट। अब हम बात करते हैं 14 तारीख की दूसरी शिफ्ट के बारे में, ठीक है। वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा और इसी बेसिस पर हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे और थोड़ी गति भी बढ़ती चलेगी हमारी। लीजिए, पूछा आयकर अधिनियम की धारा 10 किससे रिलेट करेगी। कि जी आयकर अधिनियम की धारा 10 किससे, सर एग्रीकल्चर की इनकम से रिलेट करती है सीधा। एग्रीकल्चर की इनकम से सेक्शन 10 आपका रिलेट करता है। 10 का पहला एग्रीकल्चर के बारे में ही बात करेगा, ठीक है, याद रखना। अगर एग्रीकल्चर की इनकम 5000 से अधिक है, पार्शियल इंटीग्रेशन करने के बाद, मतलब सब कुछ निकालने के बाद 5000 से ज्यादा इनकम है, तो उसे आईटीआर में दिखाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं दिखाना पड़ेगा। भारत के अंतर्गत जो कृषि है वह 58% लोगों के द्वारा की जाती है, तो इस पर टैक्सेशन की पूरी छूट है। एग्रीकल्चर इनकम पे छूट रहती है, ठीक है, ये छूट है। और एग्रीकल्चर इनकम स्टेट लिस्ट में आपको देखने को मिलता है, ये स्टेट लिस्ट का टॉपिक है। अगला, किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है, सर तमिलनाडु में किया जाता है, तमिलनाडु में। किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर का उपयोग अभी भी लोकप्रिय है, तमिलनाडु में किया जाता है साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर का यूज। ये होते क्या है सर, यह आपको समझिएगा, धान की खेती में जो नीले शैवाल यूज किए जाते हैं साइनोबैक्टीरियल, तो ये आपके नीले शैवाल होते हैं। ये क्या होते हैं सर, ये नीले शैवाल आपको देखने को मिलते हैं, वो आज भी तमिलनाडु में यूज किए जाते हैं, ठीक है। 43वां, भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन के लिए फेमस है, सर कश्मीर फेमस है पश्मीना ऊन के लिए, क्योंकि सर यह जो पश्मीना ऊन है बकरी से पाई जाती है, ठीक है। चांगथाई गोट जो होती है ना, कश्मीरी जो गोट होती है उससे पाई जाती है। 12 से 16 माइक्रोन इसकी मोटाई होती है, बहुत पतले होते हैं, बहुत महीन होते हैं, ठीक है, करेक्ट। और एक शॉल को बनाने में यार बहुत टाइम लग जाता है, बहुत महंगे आते हैं पश्मीना, ये बहुत फेमस है। जीआई टैग भी मिल रखा है पश्मीना वूल को, जीआई टैग है कश्मीर से। अगला, दंड विधि आपराधिक में सबूत के भार का महत्व क्या है, ठीक है। जैसे सबूत का भार है, आप ये चीज देख सकते हैं, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में भी सबूत के भार को उल्लेख किया गया है। यह किसी के दावे बयान को उचित संदेह पर परे साबित करने का दायित्व, इट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वंस प्रूविंग क्लेम्स स्टेटमेंट बियॉन्ड ए रीजनेबल डाउट। जैसे अब दहेज प्रथा है, तो दहेज प्रथा में जिसके ऊपर यह आरोप लगता है कि दहेज प्रथा में यह व्यक्ति दोषी है, तो उसको खुद प्रूव करना पड़ेगा वो दोषी नहीं है। ऐसे ही प्रूफ का जो भार है वो डोमेस्टिक वायलेंस में वो भी अक्यूज के ऊपर होता है, उसको खुद साबित करना होता है कि वो अक्यूज नहीं है। संवैधानिक अनुच्छेद अस्पष्टता 17 है, 14 में समानता, 19 में बोलने का अधिकार, 21 में जीने की स्वतंत्रता। पूछा पेशेवर नेटवर्किंग और B2B बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म के लिए कौन सा फेमस है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। सर लिंक्डइन फेमस है, स्नैपचैट एक फोटो अपलोडिंग वेबसाइट है, यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग वेबसाइट, टिकटॉक नाचने का प्लेटफॉर्म था, बट लिंक्डइन जो है ये बिजनेस टू बिजनेस है। इसमें जैसे किसी को भी जॉब चाहिए तो वो यहाँ पर जा सकता है, किसी को जॉब के लिए लोग चाहिए तो वो यहाँ पर अपलोड कर सकता है। नेटवर्क सिस्टम में IPv6 में बिट की लेंथ क्या होती है, IPv6 में बिट लेंथ होती है 132, IPv4 में 32 बिट आपको देखने को मिलती है। IPv4 में कितनी होती है सर, IPv4 में 32 बिट की होती है, IPv6 के अंतर्गत ही 128 बिट की होती है, ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन। IPv6 में नेट यानी नेटवर्क एड्रेस का जो ट्रांसलेशन होता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये एडवांस है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित संरक्षित प्रजातियों का वर्गीकरण नहीं किया गया है, मतलब आपको बताया है जो प्रोटेक्टेड स्पीसीज है वो आपकी किस में नहीं है। देखो शेड्यूल 1 बाघ हाथी शेड्यूल 1 में है, हाईली एंडेंजर्ड है, हाईली एंडेंजर है, आप इनका शिकार नहीं कर सकते, एंडेंजर है। जैसे चीता है, बाघ है, हाथी है, वो सब इसी में आपको देखने को मिलते हैं, बाघ या हाथी है, शेड्यूल 1 में आते हैं। शेड्यूल 2 में आते हैं, मतलब संरक्षित तो हैं बट कम संरक्षित है, यहाँ भी संरक्षित आते हैं बट कम संरक्षित, संरक्षित हैं बट कम संरक्षित है। अब ये पूछ रहे 1972 के अकॉर्डिंग, इसने ये नहीं बताया कि वर्तमान में तो छठा है ही नहीं, ठीक है, याद रखें। और मूल अधिनियम में वो कभी अस्तित्व में थी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं, ये है हानिकारक जीव जिनको मारा जा सकता है, वर्मिन्स होते हैं जो शेड्यूल 5 में वर्मिन्स होते हैं जिनको मारा जा सकता है, चूहे वगैरह ये सब। लेकिन ये 7वीं तो कभी सूचित थी ही नहीं, 6 ही अनुसूचियां थी पहले, इसके अंतर्गत 4 भी थी, लेकिन 4 वर्तमान में है। लेकिन हमें ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि इसके अंतर्गत किसी भी लेवल पर कभी भी 7वीं शेड्यूल रही हो।
कभी नहीं रहेंगे, याद रखेंगे। अगला, विधायी शक्तियों के संदर्भ में अवशिष्ट शक्तियों का क्या अर्थ है? अवशिष्ट शक्तियां वो होती है जो आर्टिकल 248 में उल्लेखित है और ये संसद के पास है। किसके पास है सर? ये पार्लियामेंट के पास आपको देखने को मिल जाएगी कि पार्लियामेंट के पास ये पावर्स आपको देखने को मिलती है। अब बात ये आती है होती क्या है सर? ये वो शक्तियां होती हैं जो बेसिकली आपके संविधान में उल्लेखित नहीं है। शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं है, इस प्रकार से संसद के पास होती हैं, वो अवशिष्ट या रेजिडुअल पावर होती है। ये कनाडा में होता था ऐसे, बट इसको हमने कनाडा से ही अडॉप्ट कर लिया और अपने लिए इसको लागू करा लिया। कमाल की बात। 50वां सवाल है भैया, भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्विस्थापना। इसमें मैं अभी जैसे मैंने पहले बताया था कि बेटा ये लैंड आपका भूमि संशोधन अधिनियम 2013 है, तो इसमें पूछा जाता है जो एसआईए किया जाता है, एसआईए जो किया जाता है, इसकी रिपोर्ट 6 महीने में रेडी होती है। इसकी जो रिपोर्ट है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, इसकी रिपोर्ट 6 महीने में रेडी होनी चाहिए, रिपोर्ट 6 मंथ में रेडी होती है। ठीक है, कि लोगों को कितना नुकसान होगा अगर वहां से हम लोगों को प्रतिस्थापित करें। और यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 2013 में इसको बताया गया था कि हाँ ठीक है भाई, बढ़िया लागू हो जाना चाहिए। कि राज्य के द्वारा नामांकित स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं, तो हर एक राज्य अपने लिए एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट को डेजिग्नेट करता है ताकि वो इस काम को कर पाए। यह अधिनियम 1894 के पुराने अधिनियम को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, याद। और ये कब लागू होता है? ऐसा ये हमेशा लागू नहीं होती, ऐसा ये तभी लागू होती है जब 500 से अधिक परिवारों को उस चीज से दिक्कत हो रही होती है। अगला सवाल बताएं, कृषि में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? केवल फसल उत्पादन, केवल फसल उत्पादन, डेयरी फार्मिंग, केवल चरगा, बागवानी, मत्स्य, फूलों की खेती, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन। ये जितने भी प्राइमरी सेक्टर के काम होंगे वो सब के सब इसमें, चाहे तो वो पीसी कल्चर हो, चाहे तो पीसी कल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, फ्लोरिकल्चर हो, एपीकल्चर हो, वो सब, मधुमक्खी पालन भी इसी में आता है। ठीक है, यहाँ तक। आगे हम बात करते हैं, बताइए यूपीआई भुगतान, ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यूपीआई जो होता है 2016 में बना था और एनपीसीआई 2008 में बना था। ठीक है, याद रखिए। और यूपीआई जब बनता है 2016 में, तो 17 बैंकों के साथ इसने पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया था। आज की डेट में भूटान, श्रीलंका, ठीक है, फ्रांस जैसे कंट्रीज इसको शामिल कर रहे हैं। पहला विदेशी जो था वो भूटानी था जिसने इसको एक्सेप्ट किया। बैंकिंग में सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो इसको कहा जाता है। एक बैंक के द्वारा आरबीआई के पास अपना कुछ धन संरक्षित तौर पर उसको रखना होता है। वर्तमान में सीआरआर का जो रेट है वो 4% आपका चल रहा है। एक बैंक को आरबीआई के पास इतना रुपया कैश के रूप में रखना पड़ता है। सीआरआर पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। एसएलआर भी होता है, वैसे तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट होता है, वह बैंक को अपने पास रखना होता है, 18% होता है। वो गोल्ड वगैरह कैसा भी हो सकता है। वेबसाइट प्रीफिक्स सुरक्षित कनेक्शन, एचटीटीपीएस हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। फाइल ट्रांसफर के लिए एफटीपी होता है, वैसे फाइल तो कुछ भी नहीं है, एफटीपी होता है इसका, ये वाला सही है। एचटीटीपी सिक्योर नहीं है। राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन किसके द्वारा? सर राष्ट्रपति द्वारा नामित मुख्यमंत्री, एक कार्यवाहक सरकार, राज्य के राज्यपाल, लोकसभा का सचिवालय। अगर ऐसा कभी होता है कि कहीं राष्ट्रपति लग जाता है तो सर एक केयर टेकर गवर्नमेंट होती है जो इसकी जिम्मेदारी को लेती है। एक केयर टेकर गवर्नमेंट होती है जो इसकी जिम्मेदारी को लेती है। अच्छा, प्रेसिडेंट रूल में दैट द स्टेट इज रूल्ड बाय, मेजरली ऐसा भी होता है कि राज्य के राज्यपाल को अधिक प्रेफरेंस दी जाती है कि गवर्नर ऑफ स्टेट जो होगा वह इस मामले को संभाले। ठीक है, याद रखना। राष्ट्रपति शासन में राज्य के राज्यपाल के माध्यम से केंद्र चलाता है, तो पूरी शक्ति होती है तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन राष्ट्रपति उस शक्ति को ऐसे करके आर्टिकल 160 का प्रयोग करके वो शक्ति राज्यपाल में निहित कर देता है। तो इसके बारे में सीधे तौर पर आप याद रखेंगे, कोई समस्या भी आपको इसके अंतर्गत नहीं होगी। ठीक बात। अगला, किस प्रकार के आपातकाल राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? देखो, राज्य में संवैधानिक तंत्र का विफल होना, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म, अगर फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म होता है तो यही बेसिकली प्रेसिडेंट रूल है। नेशनल इमरजेंसी के 3 आधार हो सकते हैं, या तो बाह्य आक्रमण हो, या तो बाहर से कोई आक्रमण कर दे, या युद्ध की स्थिति बन जाए, या युद्ध की स्थिति बन जाए, युद्ध स्थिति बन जाए, या फिर यहां पर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। पहले आंतरिक अशांति था, लेकिन आज की डेट में सशस्त्र विद्रोह हो चुका है। और ये कब हुआ है सशस्त्र विद्रोह मेरे लल्ला? सर सशस्त्र विद्रोह कब होता है ये? सर सशस्त्र विद्रोह किया गया था 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इंटरनल सिक्योरिटी इमरजेंसी कुछ नहीं, वित्तीय आपातकाल जब वित्तीय तंत्र विफल हो जाते तब लागू किया जाए। आगे
विंडो, मैक ओएस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम। वेब ब्राउजर है क्रोम, मोजिला, ओपेरा। इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे ये बोर्ड है, ये पैन है, ये माउस है, ये कीबोर्ड है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जैसे ये जो चल रहा है सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं अगला, राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। यह सर आर्टिकल 164 क्लॉज 2 बताता है कि यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और वो भी सामूहिक रूप से, क्योंकि वेस्ट मिनिस्टर मॉडल पे काम करते हैं, वो यही सिखाता है। माउंट किलिमंजारो किस देश में है? कई बार माउंटेन्स का पूछ लेते हैं, तंजानिया में है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी तंजानिया में 5,895 मीटर इसकी लेंथ भी है। ठीक है, याद रखना 5,895 मीटर इसकी लेंथ है और यह आपके तंजानिया में देखने को मिलता है। तंजानिया में कहां है सर? तंजानिया में है। ठीक है, याद रखेंगे, बेहतरीन। 59 के बाद 60वां आयकर अधिनियम 1961 की कौन सी धारा गृह संपत्ति में कटौती से बात करती है? विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स प्रोवाइड करता है डिडक्शन फ्रॉम द इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी? हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन सेक्शन 24 में बताया गया है। सेक्शन 24 में बताया गया है। इनकम टैक्स के क्वेश्चन अच्छे बने, आगे चांसेस होंगे कि इस प्रकार के क्वेश्चन और भी बने। किराए की जो आय होती है उसमें 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, 24 के ए में लिखा हुआ है। 10 जो होता है वो एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बात करता है। 80 के सी में मूलधन की वापसी होती है। ठीक है, याद रखना, बहुत बढ़िया। भारत संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? प्रस्तावना का काम क्या है वो बताएं। देखो, ये आदर्श और सिद्धांतों का उल्लेख करती है जिससे संविधान चलाने में मदद मिलती है। यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया को स्पष्ट करती है। सब प्रक्रिया 368 में स्पष्ट होती है। न्यायपालिका की संरचना को परिभाषित करती है, वो 124 में स्पष्ट होती है। आर्टिकल में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करती है, वो 51 ए आपका स्पष्ट करता है। लेकिन यह केवल बताती है संविधान के आदर्श क्या है, संविधान क्यों जरूरी है, संविधान के आदर्श किस प्रकार से जरूरी है। 62वां सवाल, किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होता है? मतलब अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस ए मिनिस्टर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम वोटिंग एट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? राष्ट्रपति के चुनाव में एक मंत्री चुनाव नहीं कर सकता अगर वह राज्य के विधान परिषद का हिस्सा है, क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है इसके लिए आर्टिकल 54 के माध्यम से निर्वाचन मंडल बनता है कि सिर्फ इलेक्टेड एमपी होंगे, इसमें चुने गए आपके सांसद होंगे और सबके सब विधायक होंगे जो कि विधानसभा का हिस्सा होते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली एलए का हिस्सा होते हैं विधानसभा का, वो सारे के सारे विधायक इसमें शामिल किए जाते हैं। इस बारे में पूर्णतः आप याद रखें। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसके अंतर्गत आपको कोई भी समस्या हो। ठीक है, अगर विधान परिषद का कोई मेंबर है यानी कोई एमएलसी है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो वो इसके अंतर्गत सदस्य नहीं बन सकता, याद रखिएगा। और ना ही वो चुनाव में भाग ले सकता है। ठीक है, तगड़ा सवाल था ये भी, मतलब इतना भी तगड़ा नहीं है, आसान है। राष्ट्रपति द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाए, संसद फिर से विधेयक को उसी प्रारूप में भेज दे, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अब राष्ट्रपति बाउंड हो जाता है। ये आर्टिकल 111 में बताया जाता है सस्पेंशन वीटो के बारे में। ये आर्टिकल 111 में है निलंबनकारी वीटो के बारे में। निलंबनकारी वीटो होती है राष्ट्रपति के द्वारा पुनः विचार के लिए भेजना, यही सस्पेंशन कहलाता है। और सटीक बात है, विधेयक पर अपनी स्वीकृति देने के लिए फिर राष्ट्रपति क्या होता है, असेंट देने के लिए उस बिल पर राष्ट्रपति पूरी तरीके से लायबल हो जाता है कि उसको असेंट देनी पड़े, नहीं देता तो गलत है। 64वां सवाल, भारत के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे अंतरिक्ष में लॉन्च करने की योजना है? सर इसका नाम है व्योम मित्र। ठीक है, गगनयान मिशन के अंतर्गत जाना है, इसका नाम व्योम मित्र रखा गया है। एलर्जन क्या है? एलर्जन आपको एक तरीके से क्या देखने को मिलता है सर? एलर्जन क्या होता है? एक पदार्थ जो एलर्जी की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, ये एलर्जन कहलाता है। जैसे आपको जैसे आम से एलर्जी है तो आप एलर्जन है आपके लिए आम। ठीक है, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे पराग है, धूल है, पालतू जानवर के बाल है, मूंगफली है, दूध है, कुछ दवाई है, ये एलर्जेंस होते हैं। जैसे सिट्राजीन है, वो मेरे लिए एलर्जन है। क्यों है? क्योंकि मुझे सिट्राजीन खाने की वजह से इशू हो जाता है। तो ऐसे ही है, आप लोगों के लिए अलग अलग दवाई हो सकती है। मिगला पास जो है यह मोटर योग्य सड़क का निर्माण योजना के अंतर्गत आता है। तो ये मिगला पास के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, किसके अंतर्गत है? सर ये प्रोजेक्ट हिमांक के अंतर्गत है। मैंने प्रोजेक्ट हिमांक को भी अलग से पढ़ा है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा शुरू किया गया था। इसको किसने शुरू किया गया था? बाई BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको शुरू किया गया था।
इस बारे में आप पूरा याद रखेंगे। 67वां सवाल है, 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक था? सर पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे ज्यादा अधिक था, और ये यूटी भी है। लेकिन पुदुचेरी का लिंगानुपात आपका 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष था। 1037 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष, जो मैक्सिमम है किसी भी राज्य या यूटी के। याद रखेंगे। राष्ट्रीय औसत कितना था? नेशनल एवरेज कितना था? नेशनल 943 था। सबसे कम हरियाणा में था, सबसे ज्यादा पुदुचेरी में। राज्य की बात करें केरल में था। ठीक है, याद रखेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में शुरू किया गया अभियान है। हरियाणा के सोनीपत से स्टार्ट किया गया था और इसीलिए किया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य करता है? सर आर्टिकल 48A कहता है कि आपको पर्यावरण सुरक्षित करना है। शुरुआत में नहीं था, 42nd CAA 1976 में जोड़ा गया। 21 जीने का अधिकार, 51 है मूल कर्तव्य, 51A के अंदर 51A का जी भी इसमें ही काम करता है, पर्यावरण की सुरक्षा। 14 समानता का अधिकार। कौन सा पदार्थ बिच्छू बूटी के डंक से होने वाली जलन के लिए उत्तरदायी है? कि बिच्छू बूटी में क्या होता है? सर फॉर्मिक एसिड होता है। चींटी के काटने में भी वही होता है, मैथनोइक अम्ल होता है जो फॉर्मिक एसिड जैसा ही होता है। बिच्छू बूटी नेटल बोलते हैं इसको, इसमें HCOH होता है, मैथनोइक होता है, जिसको आसान शब्दों में फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। चींटी, मधुमक्खी सब में होता है। ठीक है, याद रखना। चमड़ा उद्योग में इसका यूज करना पड़ता है, रबड़ उद्योग में इसका यूज करना पड़ता है। डंक से जलन को कम करने के लिए कई बार बेकिंग सोडा कोई बेस लगा लेते हैं, क्योंकि ये अम्ल को उदासीन कर देता है। ठीक है, ये होता है बेस लगाते हैं, खट्टा लगा लेते हैं। भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन मिलकर राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव को करते हैं, जो आर्टिकल 66 के अंतर्गत उल्लेखित प्रक्रिया है, और ये यहां पर किया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, RTI अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत PIO के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है? अगर हम बात करते हैं RTI एक्ट में अपील का है, आर्टिकल जो सेक्शन 19 है यहां पर है, सेक्शन 19 है, अपील हो सकती है। सेक्शन 8 क्या बताता है? कुछ RTI में कुछ छूटे हैं, RTI में कुछ विषयों की छूट है, कुछ विषय शामिल नहीं, विषय शामिल नहीं है। जैसे नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, आप उसकी जानकारी नहीं ले सकते। कुछ ऐसी जानकारी है जो आप RTI के माध्यम से नहीं ले सकते, वो आपको यहाँ दिख जाती है। जानकारी कितने दिन में मिल जानी चाहिए? बेसिक जानकारी 30 दिन में है। जीवन या मृत्यु का सवाल है तो 48 घंटे में जानकारी मिलनी चाहिए। ठीक है, पहली अपील आपको अगर करनी है तो वह आप कितने दिन के भीतर करोगे? 30 दिन के भीतर। दूसरी 90 दिन। वो सेंड जो आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, वहां पर वो भी ना हो तो फिर आप रिट दायर। 12 अक्टूबर 2005 से यह लागू किया। ठीक, लीजिए अगला है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह विच्छेद तलाक के आधार के बारे में आपको बताना क्या हो सकता है। ठीक है, याद रखना। देखो तो धारा 13 है, यह तलाक की स्थिति को बताती है। 2 साल की अवधि के लिए अभिव्यक्ति त्याग विवाह विच्छेद का एक मान्य आधार है। अगर 2 साल तक पति पत्नी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, डेजर्टेशन है, 2 साल बगैर कारण के पति और पत्नी एक दूसरे से नहीं मिले, ये तलाक का एक आधार बन सकता है। असाध्य रूप से विकृत चित्त पागलपन हो जाए, ये तलाक का आधार नहीं हो सकता। धर्म परिवर्तन में विवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकता। विवाह उत्तर संबंध व्यभिचार विवाह विच्छेद के लिए मान्य आधार ये भी नहीं हो सकता। बट अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, याद रखना, इस अपराध की श्रेणी से हटाया है। पहले ये था, अब इसको हटा दिया। एडल्ट्री नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए और क्या हो सकता है? क्रूरता, नपुंसकता, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी भी हो सकता है। वेनेरियल रोग है, ये तलाक का एक बेस हो सकता है। 73वां सवाल आपका है, 73वें सवाल के बारे में बताएंगे। Which of the following deal with the compensation victim for the environment disaster in India? अगर कोई व्यक्ति है, भारत में कौन सा अधिनियम भारत में पर्यावरणीय आपदाओं से पीड़ित को मुआवजा देता है? पर्यावरण के अंतर्गत आपदा आती है, पीड़ित को जो मुआवजा दिया जाता है वो किस मतलब माध्यम से दिया जाता है? सर जो लोक दायित्व है अधिनियम 1991, लोक दायित्व अधिनियम 1991 के बेसिस पर यह दिया जाता है। ठीक बात, आगे हम बात करते हैं 74वां सवाल। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या समझाता है? What does the demographic transition theory explain? जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी है, यह किसके द्वारा समझाई जाती है? चलिए, समाज में विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन। समाज में जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा वैसे वैसे आपकी जनसंख्या भी बढ़ेगी, और वैरन थॉमसन का यही कहना था।
वैरन थॉम्सन 1929 में यही कहते हैं। वैरन थॉम्सन के द्वारा यही बात कही गई है 1929। वैरन थॉम्सन ने इसी की चर्चा की है कि भाई ऐसा होगा। 4 चरण है, उच्च जन्म मृत्यु दर, घटती मृत्यु दर, ठीक है, ये सब चीज इसके अंतर्गत शामिल होती है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियरी जो है ये वैरन थॉम्सन देते हैं कि समाज के विकास के साथ जनसंख्या वृद्धि में परिवर्तन होगा। भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार संसद के पास है। अगर कोई नया स्टेट बनाना है यह संसद भी बना सकता है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में इसका उल्लेख है। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में इसका उल्लेख दिया गया है, संसद के पास है। 2 में विदेशी भूमि को भारत के अंदर शामिल करके राज्य बना दिया। 3 में भारत की कोई पुरानी जमीन है उसी में अल्टरेशन करके राज्य। स्टार्टअप इंडिया जो पहल है आपकी कब शुरू होती है? 2016 में स्टार्टअप इंडिया है। इसी के बाद फिर मेक इन इंडिया जैसे कॉन्सेप्ट आपके आने लगे। ये DPIIT डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के लिए काम करता है। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप कंट्री है। पहला यूएस है, दूसरा चाइना, तीसरा इंडिया है। ठीक है, याद रखना। भारत संविधान में, अच्छा वर्तमान में अगर मैं बात करूं 2026 में 132 यूनिकॉर्न स्टार्टअप है इंडिया में 2024 के बाद से। ठीक है, याद रखना। भारत संविधान में उल्लेखित व्यक्ति के अधिकारों में राज्य के प्राधिकार के संतुलन के संबंध में क्या ठीक है? इन संतुलन की स्थिति को कैसे जाना जा सकता है? सर अगर हम बात कर दे, संविधान एक संतुलन बनाता है जहां बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रबंध लगाए जा सकते हैं। इसको बोला क्या जाता है, ये आर्टिकल 19 के 2 और आर्टिकल 19 के 6 में उल्लेखित है। अब ऐसा नहीं है कि आपके फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको कभी भी रोका ही नहीं जा सकता, रोका जा सकता। यहां पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, याद रखना। इसी वजह से भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट, क्योंकि उसके अंतर्गत सभी चीजों को ऐसे किया गया है मानो आज भी सजीव हो, और उसके अंतर्गत संशोधन के लिए गुंजाइशें हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो उन चीजों में परिवर्तन किया जाता है। तो ये भी जरूरी बात है। तो संविधान में एक संतुलन बनाता है जहां बड़े सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम करता है? मतलब राज्य का कर्तव्य है कि वह सभी नागरिकों का ध्यान रखे। आर्टिकल 47 में है। यहां यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यहां आपका रोजगार का अधिकार है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट है आपका, और 50 में बताया गया है कि किस प्रकार से विधायिका कार्यपालिका से अलग रहे। बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका एक न्यायालय के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए किसी निचली अदालत को या अन्य प्राधिकार को आदेश देने के लिए जारी करती है? अगर कोई अपने आपे से बाहर होकर काम करता है कोई कोर्ट, तो उस पर प्रोहिबिशन लगती है। आर्टिकल 32 के माध्यम से इसको सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 के माध्यम से इसको हाई कोर्ट जारी कर सकता है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, यहाँ हाई कोर्ट इसको जारी कर सकता है। सेरिटोरेरी कब काम करती है? सर सेरिटोरेरी तब काम करती है जब बेसिकली एक स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए। सेरिटोरेरी का काम क्या होता है कि जब एक कोर्ट जो होता है वह किसी मामले को बहुत लंबे समय तक लंबित करता है, तब होता है। अवैध हिरासत हीबस कॉर्पस मैंडेमस, जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ना। आईटी एक्ट की कौन सी धारा साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान करती है? साइबर अपराधी है, मैंने बताया था ये विदेशी ही अपराधी होते हैं। तो F फॉर फॉरेनर, F फॉर विदेशी, ये 66 का F होगा जो इसके बारे में चर्चा करें। 66 का भी बच्चों से संबंधित जो अश्लील सामग्री होती है, बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री, ये यहाँ पर है। 65 में कंप्यूटर के सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ 65 है। और 69 जो देखने को मिलता है वो है सरकार को इंटरनेट निगरानी और डेटा अवरोधन की जो शक्ति है उसके बारे में आप बात करिएगा। तो करेक्ट आंसर है इसमें 66 का F है। ठीक है, याद रखेंगे बगैर परेशानी के। अब यहां पर हमने क्या काम करा, यहां पर हमने पूरी शिफ्ट को निपटा दिया। अब यहां से आगे हम क्या करेंगे, 15 तारीख के क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड डाला है ताकि आप 2x पे इसको देख पाओ। तो अब स्टार्ट करते हैं इससे आगे। जो 15 तारीख की आपकी शिफ्ट थी, 15 तारीख की शिफ्ट को यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट कि आप इस चीज को भी बढ़िया लेवल पे याद रख पाए। है 15 तारीख में भी 2 शिफ्ट हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम 15 तारीख की 2 शिफ्ट को देखें तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर संपूर्णतः यह जानकारी देता हूँ 15 तारीख की शिफ्टों के बारे में। ये रहा 15 तारीख की शिफ्टों के बारे में एक विशेषतः जानकारी।
समझते हैं। ठीक है कि पहला, भारत में जनहित याचिका के संदर्भ में जो एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन होता है, एपिस्टोलरी जो जुरिडिक्शन आपको देखने को मिलता है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है, आपको बताना है इसका काम क्या होता है। जो एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन होता है इसका काम क्या होता है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं इसी के अंतर्गत जो पीआईएल होता है वो आर्टिकल 32 और 226 का एक विस्तृत रूप है, जहां आर्टिकल 32 आर्टिकल 226 एक एक व्यक्ति के लिए काम करते हैं, वहीं आर्टिकल 226 के बाद जो पीआईएल होती है वो एक ही बार में पूरे ग्रुप्स के लिए काम करती है। तो इसका सिग्निफिकेंस की बात करते हैं, जो एपिस्टोलरी जुरिडिक्शन होता है कंटेक्स में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि सर अदालतों के पत्रों या पोस्ट कार्डों के आधार पर स्वतः कार्रवाई आरंभ करने की अनुमति देता है। इंपॉर्टेंट बात है बी, इंपॉर्टेंट बात आपको बी देखने को मिलती है। ठीक है, याद रखना। श्यूमोटो जैसे जो केसेस होते हैं उस पर नई कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ठीक, इसको भी आप याद रखेंगे। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एक बात ये भी है कि अगर आप सब लोग हैं, ठीक है, अगर आप फ्री में टेस्ट चाहते हैं तो वह आप सिलेक्शन में से जो एप्लीकेशन है सिलेक्शन वे एंड टेस्ट रैंकिंग ऐप, वहां से आप फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा पैकेज आपका टेस्ट लगाने के लिए पूरा फ्री है, डिस्क्रिप्शन लिंक भी है, डाउनलोड भी कर सकते हैं। कितनी बढ़िया बात है। आय हाय, 5 साल के टेस्ट वगैरह पूरे फ्री मिलते हैं भैया जी, इसको भी थोड़ा सा याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आगे और सटीक लेवल पर अगले प्रश्न की बात करते हैं, उसको भी थोड़ा सा आपको यहां पर देखना पड़ेगा। लीजिए दूसरे नंबर का प्रश्न ये रहा आप ही के साथ। दूसरे नंबर का प्रश्न बताएं जरा, आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन विद्रोहियों के एकमात्र योग्य सेनापति माने गए थे। मतलब अगर हम बात करते हैं विद्रोहियों के अगेंस्ट एक योग्य सेनापति कौन माने जिन्होंने काम को बेहतर किया है, नाना साहेब, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने उनसे लोहा लिया है, इन तीनों ही लोहा लिया है। ठीक बात, जी हाँ। इनका जो करेक्ट नाम है नाना साहेब, ये जो करेक्ट नाम आपको नाना साहेब का देखने को मिल जाता है। नाना साहेब का पूरा नाम जो है वो ढोंडू पंत था। ढोंडू पंत पेशवा बाजीराव टू के बेटे थे, इनका नाम ढोंडू पंत था। ढोंडू। तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है, तात्या टोपे का जो नाम आपको देखने को मिलता है वह रामचंद्र पांडुरंगा था। ठीक है, और इनको 1859 में फांसी दी गई थी। तात्या टोपे जी को 1859 में फांसी दी गई थी और यह आपके नेपाल भाग गए थे नाना साहेब जी। झांसी की जो रानी थी 18 जून में 1858 में ग्वालियर के पास इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, याद रखें। लॉरेंस और निकलसन, इनकी हत्या की गई है, इसकी तो हत्या की है। बहादुर शाह टू अरेस्ट हो गए। जेम्स ऑटरम दिल्ली पर कब्जा किया है इन्होंने उसी दौरान। मौलवी रजा अली हैं, एडवर्ड्स बिल्कुल सही नहीं है। तो जो योग्य सेनापति हैं वो यही। आगे भूमि अधिग्रहण अधिनियम में पीपीपी परियोजनाओं में योगदारी कितनी मानी जाती है? सब 50% योगदान इसमें जो है आप देखते हैं कि 50% इसके अंतर्गत पीपीपी पार्टनरशिप होती है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसमें 50% तय की गई है। नेक्स्ट है भारत में स्थानीय स्वशासन की संरचना और कार्य प्रणाली से संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसे है? स्थानीय स्वशासन सर ये राज्य विधानमंडल का अधिकार होता है, जो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड कानून बना सकते हैं। 243A 243B में इस चीज का जिक्र भी किया गया है कि राज्य का विधानमंडल ही रेस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए। ये भाग 9 में आपको देखने को मिलता है, क्योंकि यही आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक की चीजों का वर्णन किया गया है। ए से लेके ओ तक की चीजों का वर्णन किया है। ठीक बात है। स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है 243 के अंतर्गत आई में होता है, 243 के वाई में नगर पंचायतों के लिए होता है। 5वें नंबर का प्रश्न है, भारत में विपरीत दिशाओं में चलने वाले वाहन यातायात को अलग करने वाले लेन मार्किंग अंकन का रंग क्या होता है? व्हाट इज द कलर ऑफ द लेन मार्किंग दैट सेपरेट व्हीकल या ट्रैफिक फ्लो? जो अलग करते हैं पीला रंग होता है बेटा, पीला रंग होता है। वो डिवाइडर होते हैं, डिवाइडर डिवाइडर का रंग क्या होता है? पीला। ठीक बात, याद रखें। अगला प्रश्न है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम में उचित मुआवजे और पारदर्शिता को अधिकार का प्राथमिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? कि सभी को पूरी तरीके से यह जो मुआवजा है, पारदर्शिता है, वह पूरी मिलनी चाहिए। यह कहां पर बताया गया है सर जी? अधिग्रहित भूमि के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना, टू फैसिलिटेट फेयर कंपनसेशन फॉर एक्वायर्ड लैंड। जो अधिग्रहित भूमि है इसके लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करना यही जिम्मेदारी। और इसी के बारे में याद रखना, यह 1 जनवरी 2014 से प्रभावी अधिनियम है, इसके बारे में भी याद रखना।
अगर हम बात करते हैं किशोर न्याय अधिनियम जो है आपका 2015 के तहत बाल कल्याण समिति CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी अंडर द जुवेनियल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 यह किसके अंतर्गत लागू होती है, किसके लिए? सर जरूरतमंद बच्चों की देखरेख और संरक्षण प्रदान करने के लिए आपकी CWC बनाई जाती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनाई जाती है, जिनका काम ही है कि बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। आगे हम बात करते हैं अगला सवाल, कृषि के लिए सहकारी बैंकों को जो यहाँ पे रखा जाता है, पुनर्वित्त किया जाता है, इसके लिए सुविधाएं जो दी जाती हैं कृषि के लिए, वो कौन देता है? नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा यह काम किया जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। आरबीआई आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इरडा आपका क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाबार्ड 1982 से काम करता है, शिवरमन समिति की सिफारिश पर काम करता है। कौन सी कोशिकाएं रोगजनों की अनुक्रिया में एंटीबॉडी उत्पन्न करती हैं? विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन द रेस्पॉन्स ऑफ पैथोजन, पैथोजन के रेस्पॉन्स में इनके द्वारा एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं। ये कौन सी आपके कार्य हैं जो इनके द्वारा किए जाते हैं? सर लिम्फोसाइट जो होती है, बीटा लिम्फोसाइट जो होती है वो ऐसा करती है, जो बीटा लिम्फोसाइट होती है वो ऐसा करती हैं। इसमें आप याद रखना कोशिकाएं हैं जो आपको एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं, याद रखना। बीटा लिम्फोसाइट आपकी बनती कहां पे? सिर्फ बोन मैरो में बनती है और इन्हीं का काम ये होता है, ठीक है। अब टी लिम्फोसाइट जो बनती हैं ये आपके थायराइड में बनती है, थाइमस ग्रंथि में बनती है। आयकर अधिनियम 270 के अनुसार आय की कम रिपोर्टिंग करने पर दंड क्या है? अगर आपकी जितनी आय है आपने उतना रिपोर्ट नहीं किया तो टैक्स का 100% यानी आपको डबल टैक्स देना पड़ेगा, 100% टैक्स है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस निर्णय ने बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की कि बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा रहनी चाहिए? उन्नी कृष्णन जेपी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, जो उन्नी कृष्णन का केस था, जेपी का केस था और ये 1993 का केस था। 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन इसी में से निकल के आती है। इन 1993 का केस था और 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन यहीं से निकल के आती है। आरटी जो लागू होता है, ऐसा भारत कौन से नंबर का देश था? 135वें नंबर का देश था जहां शिक्षा को इस प्रकार से फ्री किया जा रहा। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में तहसीलदार की प्राथमिक भूमिका क्या है? तहसीलदार क्या करता है? सर तहसीलदार राजस्व संग्रहालय में प्रशासन को देखता है। स्वास्थ्य, कानून या शिक्षा ये इनके काम नहीं होते, इनका काम होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर और एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन के तौर पर इनका काम होता है। प्रशासन संभालना और बाकी चीजें इन्हें देखनी है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा चुनाव आयोग की स्थापना करता है? 324 में चुनाव आयोग की स्थापना लिखी गई, 326 में विधानसभा व लोकसभा के चुनावों के अंदर वयस्क मताधिकार, वोट डालने का अधिकार इसमें उल्लेखित है। 243 जो है यह है आपका 243 पंचायतों से रिलेट करता है। 330 जो है लोकसभा और लोकसभा के अंतर्गत एससी और एसटी के लिए सीटों का निर्धारण करता है। जो 25 जनवरी 1950 है उसमें आपका यह बना भी था। उत्तर प्रदेश राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन है? संवैधानिक प्रमुख हमेशा से ही राज्यपाल रहा है, ठीक है, किसी भी राज्य का। भारत संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों की संरचना? 243 में पंचायतों की सी फॉर कंपोजिशन है। डी 244 के में डी है ही नहीं। 242 और 41 भी इतने इंपोर्टेंट नहीं होते। 241 ए जरूर है, ये जरूरी है। ये बताता है कि किस प्रकार से एक यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका वो कैसे काम करती है, ये यहां बताया। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, अब पूछा है कि कौन से नहीं। 3 ही अखिल भारतीय सेवा है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पुलिस सर्विस और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये आर्टिकल 312 में ये तीनों ही उल्लेखित है और यही केवल आपको यहां देखने को मिल सकती है। हाँ, भारतीय राजस्व सेवा, रेवेन्यू सर्विस इसमें शामिल नहीं, रेवेन्यू सर्विस इसमें शामिल नहीं, ठीक बात है, याद रखिए। 17वें नंबर का प्रश्न, दिल्ली सल्तनत पर किस महिला, एकमात्र महिला आपकी है जो देखने को मिलती है? रजिया सुल्तान, 1236 से लेकर 40। शाह तुर्कान ने फिरोज जो रजिया का भाई था, इसकी मां है रजिया सुल्तान की मां ही शाह तुर्कान है। शाह तुर्कान का शासन रहा था, ठीक है, बट ये डायरेक्टली रूल नहीं था। शाह तुर्कान का जो शासन था वो अपने बेटे रुकनुद्दीन फिरोज के टेन्योर में था। रियल पावर इनके हाथ में थी पर रुकनुद्दीन फिरोज रूलर था। 18वां प्रश्न, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? हुआ द फर्स्ट पीएम? सर पहले पीएम है पंडित नेहरू, पहले पीएम।
कौन सा संशोधन शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार बना था? विच अमेंडमेंट मेड द राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल? राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया जाता है 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। 2002 के माध्यम से 104वां संविधान संशोधन 2019 एससी एसटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन बढ़ाया, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन 103 में आता है ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन, 104 में एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया, एंग्लो इंडियंस का खत्म किया। 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो डोगरी मैथिली संथाली भाषा को बढ़ा दिया गया। ये 2011 में है और ये सहकारी समितियों की चर्चा करता है। ठीक बात, आगे बढ़िए। इसका सही जवाब आपका होगा 2002 86वां संविधान संशोधन। जनसांख्यिकी संक्रमण परिवर्तन के प्रथम चरण की विशेषता क्या है? प्रथम चरण की विशेषता है उच्च जन्म और मृत्यु दर। उच्च जन्म और निम्न मृत्यु दर है। हाई बर्थ एंड लो डेथ रेट आपको देखने को मिलता है। नो सर, उच्च जन्म और मृत्यु दर उच्च हाई है, दोनों के दोनों ही हाई है। हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट, यह आपका पहला स्टेज होता है डेमोग्राफिक चेंज का। पहले स्टेज में हाई होती है दोनों चीज, स्थिर जनसंख्या बढ़ती चली जाती है। द्वितीय चरण जो होता है उसमें उच्च जन्म दर होता है, निम्न मृत्यु दर होता है, तेज जनसंख्या। तीसरा फेज जो होता है इसके अंदर धीमी जनसंख्या वृद्धि है। क्यों? क्योंकि दोनों ही चीजें निम्न होती हैं। फोर्थ जो होता है इसमें निम्न जन्म दर होती है, उच्च मृत्यु दर, इसके अंदर घटती हुई जनसंख्या देखने को मिलती है। बट पहला चरण जो होता है उसमें दोनों ही चीजें हाई रहती हैं। 2023 की कौन सी धारा विचारण की बात करती है? विच सेक्शन ऑफ BNSS प्रपोज द ट्रायल? ट्रायल के बारे में कहां पर चर्चा की गई है? विचारण की बात करती है, अनुपस्थिति में विचारण, कोई भावड़ा हो गया, कोई भाग गया, इसको बोलते हैं ट्रायल इन एब्सेंटिया। इसको बोलते हैं ट्रायल इन एब्सेंटिया। ये 356 के अंतर्गत देखने को मिलता है ट्रायल इन एब्सेंटिया। बट अगर ये BNS में होता तो ये मानहानि था, याद रखना। इस बार 187 के 187 है, जैसे BNSS 187 है, वह पुलिस प्रक्रिया की बात, पुलिस हिरासत की बात करता है। पुलिस की हिरासत 15 दिन थी पहले, अब 90 हो गई है। ठीक है, ये बात बताई गई। कंप्यूटर नेटवर्किंग सिस्टम में मैक एड्रेस को दर्शाने के लिए जो बिट होती है उसकी बिट की लंबाई क्या होती है? सब 48 बिट होती है मैक के अंदर, आईफोन मैक जो होते हैं। कैम जो होता है क्रोसेलिन एसिड मेटाबॉलिज्म जो आपको देखने को मिलता है, इसमें मैलिक एसिड पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो स्टोर करता है। तस्मानिया की राज्य किस देश में? तस्मानिया कहाँ आपको देखने को मिलता है? ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया है। ऑस्ट्रेलिया जो द्वीप है उसी पर तस्मानिया देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना। भारत संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? एब्जुडिकेशन कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। भारत के पहले सहकारी मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन जो किया जा रहा है, कि भाई कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है, ये कोपरगांव के अंदर किया गया। बात है कोपरगांव का, सर महाराष्ट्र में है, इसका अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट है, महाराष्ट्र में है, यहीं पर इसको देखा जा रहा है। सर यह जो CBG होती है, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस होती है, ये मीथेन होती है, जो लगभग CNG के समान ही। अगला प्रश्न है, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? चेन्नई को कहा जाता है डेट्रॉइट ऑफ इंडिया। कारण क्या है इसका डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाने का? ऑटोमोबाइल्स फैक्ट्रीज की वजह से इसको कहा जाता है डेट्रॉइट। ठीक है, चलो, प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, इसी वजह से इसको डेट्रॉइट कहा जाता है, चाइना। ठीक है, चलो याद रखेंगे, बहुत बढ़िया, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहते हैं। सर अहमदाबाद भी इसमें काफी पॉपुलर है। ठीक है, जैसे अमेरिका के अंदर एक जगह है डेट्रॉइट, उसी की वजह से इसको कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और भारत के कुल वाहन का, ठीक है, जो अगर हम बात करते हैं भारत का जो कुल वाहन है उसके अंतर्गत हम बात करते हैं तो चेन्नई ही जरूरी है। 35% चेन्नई से होता है। 28 के बाद 29 की बात करते हैं, कौन सी पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन के बीच एक प्राकृतिक सीमा बनाती है? सर ये है आपकी, जो आपको पायरेनीज देखने को मिलती है, पायरेनीज आपको देखने को मिलती है। ये एक तरीके से फ्रांस और स्पेन के बीच में सीमा बनाती है। जो एल्प्स हैं स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया की सीमा पर निर्धारण करती है। एपेनाइज इटली के मिड में से निकल रही होती है। रॉकीज माउंटेन जो देखने को मिलते हैं ये US और कनाडा में विस्तृत है। नहीं, कौन सा मौलिक अधिकार व्यक्ति को मानव तस्करी, जबरन श्रम से रोकता है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24, ये बाल श्रम को रोकता है, और 23 जो होता है ये इसको मानव तस्करी को रोकता है। मोटर वाहन अधिनियम के द्वारा थर्ड पार्टी बीमा के बारे में क्या प्रावधान है? थर्ड पार्टी बीमा के बारे में जो प्रावधान है वो क्या? इसकी जो सेक्शन 146 है इसका, वो थर्ड पार्टी बीमा के बारे में चर्चा करता है। यह केवल सार्वजनिक परिवहन वाहनों के लिए है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसके लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आप समझना ये सभी वाहनों के लिए जरूरी है। जो थर्ड पार्टी बीमा है ये तो सबके लिए अनिवार्य है, मैंडेटरी है, सबके लिए मैंडेटरी है। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस सबके लिए चाहिए।
आप बाइक चला रहे हो तो भी चाहिए। 32वां सवाल है, लैंगिक अपराध में बालकों को पोक्सो में किस आयु वर्ग के लिए, पोक्सो 0 से 18 वर्ष तक के लिए काम आता है। आप सभी जानते हैं पोक्सो के बारे में। पोक्सो को एनसीपीसीआर जो होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, उसी के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाता है पोक्सो। ठीक बात। आगे हम बात करते हैं, ये बताइए आईटी एक्ट में कौन सी धारा मध्यस्थों पर सरकारी एजेंसी न्यायालय के आदेश द्वारा सूचित किए जाने पर गैर कानूनी उपयोगकर्ता जनित सामग्री को हटाने का दायित्व देती है। ठीक है, वह 79(3)(b) के अंतर्गत उल्लेखित है। 79(3)(b) के अंतर्गत उल्लेखित है। इंटरमीडिएट में सुरक्षित बंदरगाह प्रदान करना, हार्बर देना, मध्यस्थता करना, उसको रोकना, ये 79(3) के बी में है। 66 का जो 2 होता है वह कंप्यूटर में हैकिंग जैसे मामलों को देखता है, अपराधों को देखता है। जो 67 का ए होता है, ये यौन शोषण जैसी चीजें जो होती हैं जिनको ऑनलाइन फैलाने की कोशिश की जा रही होती है, स्पष्ट तौर पर प्रकाशित किया जाता है तो उसको रोका जाता है। और सेक्शन 43 जो होता है, ये बिना अनुमति के कंप्यूटर में प्रवेश लेने पर जुर्माना। भारत में पर्यावरण संरक्षण को नियंत्रण करने के लिए मुख्य अधिनियम कौन सा है? पर्यावरण संरक्षण को देखने के लिए सर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। बात खत्म हो। नेक्स्ट है आपका, भारतीय कैबिनेट के अंतर्गत कौन भाग ले सकता है? हु कैन अटेंड कैबिनेट मीटिंग्स? कैबिनेट की मीटिंग्स में कौन भाग ले सकता है? सर कैबिनेट मंत्री भाग ले सकते हैं। बड़ा ही आसान सवाल था ये तो। आर्टिकल 74 है। कौन सी भारतीय राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? सिक्किम करता है, अरुणाचल करता है, उत्तराखंड करता है, मणिपुर नहीं करता। मणिपुर म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। डीपीएसपी का महत्व क्या है? सर जो डीपीएसपीएस का महत्व क्या है? सर यह एक राज्य को एक तरीके से आर्थिक, सामाजिक, इकोनॉमिक और सोशल पॉलिसीज को लेकर यह दिशा निर्देश देती है, जिससे कि एक देश एक तरीके से देखा जाए तो यह आपका वेलफेयरिक बन जाता है, यानी कल्याणकारी बन जाता है। 38वां सवाल, हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? उपन्यास सम्राट की उपाधि मुंशी प्रेमचंद को दी जाती है। इनको ही कहा जाता है उपन्यास सम्राट, मुंशी प्रेमचंद जी। ठीक है, याद रखना, गरीबी, जाति, इन सब के ऊपर लिखा है। गोदान, गबन, निर्मला, मानसरोवर, ठीक है, लिखा है। इनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। इन्होंने 300 कहानियां, 14 उपन्यास लिखे हैं। उनकी पहली हिंदी कहानी थी सौत, 1915 में लिखी। कफन काफी फेमस कहानी है उनकी। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की अध्यक्षता भी इन्होंने की और 1936 में इनकी डेथ हुई। ब्रिटिशर्स एरा में ये जिए हैं और कमाल की लेखन शैली इनकी रही है। 2024-25 तक भारत में एफडीआई कहां पे नेतृत्व में था? सर सर्विस सेक्टर अगर हम देखते हैं तो वहां एफडीआई का इन्फ्लो बहुत ज्यादा था। 360 के तहत जारी किए गए वित्तीय आपातकाल की घोषणा के लिए संसद के पास अनुमोदन के लिए कितना समय होता है? 2 माह। सेम इतना ही समय आपको प्रेसिडेंट रूल में देखने को मिलता है, बट नेशनल इमरजेंसी में यह समय 1 महीने का होता है। ठीक बात। तो यहां तक आप ये भी कर पाए। अब हम बात करते हैं आप लोगों के लिए जो अगला है, यानी अब यहां पर हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पोर्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, लीजिए यहां पे आप याद रख सकते हैं, ये मैं बता चुका हूं कि सिलेक्शन में टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन आप लोगों के लिए फ्री में टेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अमृतसर की सिंह सभा की स्थापना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? अमृतसर में सिंह सभा किसके द्वारा? सिर्फ ज्ञान सिंह के द्वारा। ठीक है, ज्ञानी ज्ञान सिंह के द्वारा, ठाकुर सिंह संधवालिया के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, और करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करता हूँ 1873 में बनती है अमृतसर के अंदर सिंह सभा। 1873 में बनती है, तब तक भगत सिंह जी का जन्म भी नहीं हुआ था। यह सिंह सभा आंदोलन है। इसका उद्देश्य सिख धर्म को हिंदू और ईसाई प्रभाव से बचाना था। सिंह सभा। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती? राज्यपाल को होती है। लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति ये नहीं करता। आर्टिकल 93 के अंदर लोकसभा के स्पीकर के बारे में चर्चा की गई है। इनको लोकसभा के बीच में से चुना जाता है। इसके लिए पूरी एक प्रोसेस काम करती है और पहली बार इसका जो उल्लेख है 1919 अधिनियम में किया। गवर्नर की नियुक्ति 155 आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति करता है। प्राइम मिनिस्टर के लिए जो नियुक्ति है 75 आर्टिकल के थ्रू राष्ट्रपति करता है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ आर्टिकल 53 के माध्यम से राष्ट्रपति। एक बात याद रखना, किस प्रकार की प्रतिरक्षा में एंटीबॉडीज को इंजेक्ट करना शामिल है? सर जी, जो पैसिव इम्यूनाइजेशन होता है, पैसिव, एक्टिव इम्यूनाइजेशन भीतर से होता है, पैसिव इम्यूनाइजेशन बाहर से।
जिसमें बाहर से तैयार किया गया एंटीबॉडी को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति थोड़ा सही होता है जब शरीर एंटीबॉडीज नहीं बना पा रहा होता। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। आर्टिकल 61 के अंतर्गत इसका भी उल्लेख किया गया है कि यह अपने पद को अगर खाली करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना। लेकिन आर्टिकल 61 से कहीं जरूरी इसके लिए आर्टिकल कौन सा हो सकता है? आर्टिकल 56 के पहले का एक। यहां आपके त्यागपत्र की पूरी परिभाषा है और इसके बारे में जानकारी है। भारतीय कृषि में खरीफ ऋतु क्या होती है? सर दो प्रकार की ऋतुएं हैं, रबी और खरीफ। रबी सर्दी वाली और खरीफ जो होती है गर्मी वाली आपको देखने को मिलती है, जून जुलाई में बोई जाती है। ये मानसून फसल होती है, जैसे आपका चावल है, इसी के अंतर्गत होता है मक्का है, बाजरा है, मूंगफली है, ये सब खरीफ होती है। रबी सर्दियों में बोई जाती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की कार्रवाई कहां से शुरू की जा सकती है? केवल राज्यसभा में इसको किया जाता है, राज्यसभा में शुरू किया जाता है। 67B बताता है इनको कैसे हटाया जा सकता है और साधारण बहुमत से इनको हटा दिया जाता है। आगे बताएंगे आप इस सवाल में। राग का अर्थ क्या होता है? कि भाई कोई अपने अलग राग है। सर एक मेलोडिक फ्रेमवर्क जो होता है, एक मधुर संरचना, ठीक है, ये आपका राग होता है। भारतीय राग एक मधुर संरचना होती है। भारतीय राग के दो प्रमुख धाराएं हैं, हिंदुस्तानी अलग है, कर्नाटकी अलग है, बट राग होता है एक मधुर संरचना होती है। भैरवी राग, यमन राग, ये सब फेमस है। पंचायती राज में ग्राम सभा के प्रावधान का क्या महत्व है? ग्राम सभा होती है तो क्यों होती है? स्थानीय शासन और ग्रामीणों के निर्णय निर्माण में भागीदारी के लिए एक मंच के रूप में कार्य करती है। सही है। देखो पंचायती राज व्यवस्था में जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा सब गांव के लोगों से मिलकर बनती है। ग्राम पंचायत नहीं है, ये ग्राम सभा। ग्राम सभा गांव के सभी मतदाताओं से मिलकर बनती है। बजट स्वीकृति, योजनाओं की निगरानी में इनका महत्वपूर्ण योगदान। ठीक बात। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुबंध जो होते हैं, इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है, ये किस धारा के अंतर्गत आते हैं? 10A के अंतर्गत आते हैं। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं जिन पे डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत होती है, वो 10A के अंतर्गत आते हैं। ठीक बात। आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से उत्तर भारत में खरीफ की फसल से संबंधित है, खरीफ की ऋतु से संबंधित है? इसके बारे में बताएंगे। सर राइस आपको देखने को मिल जाएंगे, चावल खरीफ है, बार्ले, ग्राम और गेहूं ये राबी है तीनों। भारतीय संसद में धन विधेयक पारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? धन विधेयक के लिए कौन सा अनुक्रम सही है बताएं। सर धन विधेयक के लिए समझिएगा, आर्टिकल 109 में इसका क्रम दिया गया है, आर्टिकल 1010 में इसकी परिभाषा दी गई है। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में सिफारिशों के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी स्वीकृति मिलती है। आयकर अधिनियम 61 की धारा 2 पहला ए, कृषि आय की परिभाषा क्या है? कृषि आय क्या होती है? सर उस भूमि से प्राप्त कोई किराया राजस्व जो भारत में स्थित है और कृषि उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। मतलब एग्रीकल्चर जहां पर की जा सकती है सरकार के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो चीज यहाँ जो एग्रीकल्चर इनकम है वो टैक्स फ्री होगी। यह सेक्शन 10 के फर्स्ट में लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर इनकम पूरी तरीके से टैक्स फ्री होगी, यहां पर लिखा हुआ है। अगला सवाल ये है, भारत संविधान में शांति से सोने का अधिकार 21 में है, पीसफुली स्लीप 32 में, संवैधानिक उपचार 19 में, बोलने का अधिकार 14 में आपको देखने को मिलेगा, समानता का अधिकार। ठीक बात है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैध ईमेल फॉर्मेट नहीं है? ठीक है, जिससे ईमेल नहीं हो सकता। बिंग एक सर्च इंजन है, जीमेल, आउटलुक और एओएल ये तीनों आपके यहाँ अमेरिकन ऑनलाइन, एओएल है अमेरिका ऑनलाइन, पुरानी है लेकिन अभी भी चलती है। ठीक है, याद रखना। ईमेल का आविष्कार जो किया है वो रे टॉमलिंसन ने किया था 1971, रे टॉमलिंसन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? कमाल की बात है, इस तरीके के सवाल भी हैं, देख के बहुत अजीब लग रहा है। 1950 करेक्ट आंसर, भारतीय संविधान लागू हुआ 1950। चोरा चोरी की घटना कहाँ होती है? 4 से 5 फरवरी के बीच में गोरखपुर के पास आपको देखने को मिलती है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पीआईएल के किस पहली बार इसमें मान्यता कब दी गई थी? हुसैन आरा खातून, बिहार का केस 1979। कैदियों को जेल में रखा जा रहा था, अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं था, तभी यह आपको देखने को मिलता है। बजट बनाने के संबंध में संसद के अधिकार के बारे में क्या गलत है? बजट बनाने के संबंध में आप बताएंगे कि क्या गलत आपको देखने को मिलता है। सर देखिए, संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती, ये स्टेटमेंट गलत है। सरकार चाहे तो संसद की अनुमति से ऐसा कर सकती है। संसद ना तो कर बढ़ा सकती है और ना ही कर को कम या समाप्त कर सकती है। ठीक है, चलो अगर हम बात करते हैं बजटिंग के बारे में,
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रुको रुको, मैंने इसके अंतर्गत स्टेटमेंट को गलत पढ़ लिया है, दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ते हैं, दोबारा इसका आंसर। ठीक है, याद रखना, संसद किसी कर को कमियां समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती। ओके, संसद ना तो कर बढ़ा सकती है, ये स्टेटमेंट गलत है, सरकार बढ़ा सकती है। संसद किसी कर को बढ़ा सकती है लेकिन कम कम कर सकती है। संसद कर बढ़ा भी सकती है और कम भी या समाप्त भी कर सकती है, ये भी सही है। बट पॉइंट ये है, ये बढ़ा नहीं सकती का मतलब है नया नया नहीं ला सकती, संसद नया कर नहीं ला सकती, नया कर नहीं ला सकती, ला सकती संसद की अनुमति के बगैर, लेकिन बढ़ा नहीं सकती का पॉइंट है बजट बनाने के संबंध में। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर वोट ऑन अकाउंट चाहिए, लेखा अनुदान चाहिए, आर्टिकल 116 वो तो चाहिए ही। अनुशंसा बिना अनुशंसा के नहीं बढ़ा सकती, अनुशंसा की जरूरत पड़ती है, तो इसमें आप याद रख सकते हैं। आपातकाल की घोषणा को निरस्त करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर यह पार्लियामेंट के पास आपको देखने को मिलता है, संसद के पास। नेक्स्ट है पर्यावरण अधिनियम 1986, ये मेजरली किसके बारे में बात करता है? सर पर्यावरण अधिनियम पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यापक कानून है, एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन है, आर्टिकल 263 के अंतर्गत देखने को मिलेगा, और यह आर्टिकल 263 के माध्यम से लागू किया जाता है, एक तरीके से देखा जाए, पर डायरेक्टली अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ये है। क्यों? क्योंकि इसको छत्रधारी बोलते हैं, क्योंकि इसके अधीन में सब आए। याद रखें, चोल किस प्रमुख प्रशासन नवाचार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं? सर गांव में स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में कौन सी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप एकल कोशिका दो या अधिक कोशिकाओं के विभाजन हो जाता है? एकल कोशिका का जो विभाजन है वो दो या अधिक में हो जाता है बैक्टीरिया का। सर इसको बाइनरी विशन कहते हैं, द्विखंडन इसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यूडीएचआर किस वर्ष आपको देखने को मिलता है? यूडीएचआर 1948 में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स 1948 में आता है। 30 आर्टिकल्स इसमें होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में है। अब यूटीएचआर के आधार में जो संधियां हैं वो 1948 में पेरिस में देखने को मिलती है 10 दिसंबर। इसलिए 10 दिसंबर को आज की डेट में वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे के तौर पर मनाते हैं। वर्ल्ड अनुच्छेदों में केंद्र के बीच में समन्वयता के लिए है कि एक अंतरराज्य परिषद 263 आर्टिकल में बनती है, पहली बार 1990 में बनी थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह पीएम थे उस समय, पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखना, राष्ट्रपति ही इसके बारे में गठन करता है, सीधे तौर पर याद रखेंगे। सरकारिया आयोग 1983 में रंजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में बना, उसने सिफारिश करी। 249 राज्यसभा को परमिशन देता है कि राज्यसभा राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। 250 आपातकाल की स्थिति में भी कानून यह बना सकती है। 312 में पता लगता है अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। 66वां सवाल, भारत के किस राज्य में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है? बिहार में। ईमेल एड्रेस का कौन सा भाग ईमेल सेवा प्रदाता को दर्शाता है? सर जी अगर हम बात करते हैं जो डोमेन नेम है, ये ईमेल एड्रेस के सर्विस प्रोवाइडर को दर्शाता है, जो डोमेन नेम होता है। ठीक है, याद, जैसे आपका है, जैसे मेरा ही है अजीत राणा 146@gmail.com, राइट। तो इसमें ये यूजर नेम हो गया, ये @ हो गया, और ये gmail.com जो हो गया ये सर्विस प्रोवाइडर हो गया, डोमेन। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का किस भाषा के तौर पर लॉन्च किया गया? सी लैंग्वेज इसमें यूज हुई है, लैंग्वेज आपकी सी यूज हुई है। यूनिक्स को 1969 में बेल लैब्स के द्वारा बनाया गया था, याद रखेंगे। सी भाषा को डेनिस रिची के द्वारा विकसित किया गया जो यूनिक्स के निर्माण में काम आए। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन ने एनसीबीसी का निर्माण किया? 102वें संविधान संशोधन 2018 में इसको बनाया गया है। 338 बी में आपको ये देखने को मिलता है। ठीक, याद रखेंगे। 69 के बाद 70 भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का अंतिम प्राधिकार किसके पास? जो अंतिम प्राधिकार है वह किसके पास है? सर अंतिम प्राधिकार भारत में सार्वजनिक व्यय को स्वीकृति देने का, हु हैज द अल्टीमेट अथॉरिटी टू अप्रूव पब्लिक एक्सपेंडिचर इन इंडिया? सर भारत के अंदर पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए संसद के पास यह क्षमता है कि यह इस चीज को काम कर पाए। ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए आर्टिकल 266 के पहले में। अब पब्लिक एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर इन इंडिया, तो यह संसद के पास ही तो अथॉरिटी, अल्टीमेट अथॉरिटी। अकस्मातिक निधि होती तो राष्ट्रपति होता, बात राष्ट्रपति ऑप्शन में नहीं है, रखेंगे। ठीक है, 71
धार्मिक स्तूप आपको जो देखने को मिलता है ये कहां पर है? सर धार्मिक स्तूप सारनाथ वाराणसी में देखने को मिलता है। धार्मिक निम्नलिखित में से कौन सी भूमि सुधार उपाय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड रिफॉर्म मेजरमेंट? ठीक है, भूमि सुधार का कौन सा उपाय नहीं है बताना है। सर डीमोनेटाइजेशन भूमि सुधार से रिलेट नहीं करता। चकबंदी भूमि सुधार है, भूमि हलबंदी है, किराएदार सुधार है, टेनेंसी रिफॉर्म है, ये सब इसी से रिलेट करता है। याद रखना। ठीक है, चलो 73वां सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए जो एक्ट आपका आता है इसके बारे में आपको बताना है। सर ये किस लिए था? आपराधिक आरोप नहीं, क्रिमिनल के लिए, दंड लगाने के लिए भी। सार्वजनिक सुनवाई में हिरासत के आदेशों की समीक्षा कर संबंधित व्यक्ति को हिरासत के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। तो रिव्यू डिटेंशन ऑर्डर एनएसए जो बनाया गया था बेसिकली इसलिए था कि सलाहकार बोर्डों की भूमिकाएं बनाई जाए कि अगर किसी व्यक्ति को हम देश की सुरक्षा के कारण अरेस्ट करते हैं तो देखा जाए उसको सही गिरफ्तार किया गया है। हिरासत के 3 महीने बाद सलाहकार बोर्ड को समीक्षा करनी पड़ती है कि किसी को हिरासत में लिया गया है तो सही है या गलत है। 74वां, भारत में सबसे पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इंडिया के अंदर ये सिमुलेशन जो किया गया है ये कहां पर किया गया है? सर या तमिलनाडु में होगा। ऐसा लगेगा कि आप समुद्र में चल रहे हैं, एक मैरीटाइम तरीके की चीजें हैं। भारत की समुद्री तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत का मैरीटाइम विजन 2030। भारतीय नागरिक संहिता में हिरासत में हिंसा को रोकने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किया गया? ठीक है, कि हिरासत में किसी व्यक्ति के साथ हिंसा नहीं होगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अनिवार्य चिकित्सा परीक्षण है, उसका पहले ही मेडिकल होना जरूरी है, यही क्लियर कर दिया है। ये पहले नहीं था, अब है। ठीक है, कि उसकी क्या है कि उसकी मेडिकल हो जाएगा कि बाद में अगर पुलिस ने उसको मारा तो उसके निशान बने। पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ने वाला संविधान संशोधन 73वां था। 74 में नगर पालिका जोड़ी, 86 में शिक्षा का अधिकार, 61 के अंदर वोट डालने की एज। गोलाकार दर्पण के ध्रुव P और फोकस F की दूरी को क्या कहते हैं? सर P और F के बीच की दूरी जो होती है इसी को फोकल दूरी कहा जाता है, फोकल लेंथ इसी को कहा जाता है। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम के अंतर्गत धारा 7 के अंतर्गत एक व्यक्ति है उसको सजा कितनी मिलती है? 3 वर्ष तक की सजा उसको दी जा सकती है। और PIL किस विवाद या प्रतिशोध में दायर नहीं की जा सकती? बताइए सर। PIL अशोक कुमार पांडे वर्सेस पश्चिम बंगाल के केस में दायर नहीं की जा सकती, याद रखना। विशाखा के केस में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की जा सकती है क्योंकि कार्यस्थल पर बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है। सुभाष कुमार का जो केस था यह आपका एनवायरमेंट से रिलेट करता है। MC मेहता का जो केस था यह पर्यावरण से रिलेट करता है, ठीक है, याद रखना। लेकिन अशोक कुमार का जो केस था यह निजी विवाद था और इसको इसमें दाखिल नहीं किया जा सकता, ठीक है, याद रखना। तो इसी के अंदर PIL दायर नहीं की जा सकती थी जनहित याचिका। इसके बाद भारत में हाथ से कटाई के लिए पारंपरिक रूप से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हाथ से कटाई के लिए हसिया सिकल का यूज किया जाता है। सिकल या हसिया का यूज इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से याद है। तो ये थी मेरे लाल आपकी पूरी क्लास जिसके अंतर्गत हमने इसको संपूर्ण किया। अब एक और बहुत जरूरी बात आपको यहाँ ये देखने को मिलती है कि आप लोगों के लिए हम यहाँ पर यह यूपी पुलिस होमगार्ड और लेखपाल के लिए सीरीज को भी शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में भी जरूर बताना। ये हर रात को 9 बजे चलेगी आपके इसी चैनल जीताना जीएस पे। अगला आपको सेशन कौन सा चाहिए जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।